हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, डिस्कस करने वाले हैं अपने नया चैप्टर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। हमने एटॉमिक फिजिक्स है वो डिस्कस कर लिया था। उसमें एक टॉपिक हमारे पास में हाइपरफाइन स्ट्रक्चर है, वो मॉलिक्यूलर फिजिक्स के बाद में अपने डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने एटॉमिक फिजिक्स है वो कंप्लीट डिस्कस कर लिया था, एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर फिजिक्स, और एक लेक्चर में कंप्लीट मॉलिक्यूलर फिजिक्स है वो मैं डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक है अकॉर्डिंग टू गेट एग्जामिनेशन। हमारे पास में जो मॉलिक्यूलर फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, फिर है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, फिर वाइब्रेशनल रोटेटर, वाइब्रेशन प्लस रोटेशन लिख सकते हो या वाइब्रेशनल रोटेटर लिख सकते हो, ये हमारे पास में। फिर इसके बाद में हमारे पास में रमन स्पेक्ट्रा। ये सारे टॉपिक हमें इसमें डिस्कस करने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। इसके बाद में एटॉमिक फिजिक्स का एक टॉपिक है जो हमारे पास में हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें एक लेक्चर लगेगा हमारा। वो छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, हो सकता है मैं इसके साथ में ही करवा दूँ, देखता हूँ ये लेक्चर कितना बड़ा होता है, उस हिसाब से यदि हो सके तो इसके साथ में ही करवा दूंगा लास्ट में। अदरवाइज अलग से एक लेक्चर ले लूँगा। देखो, बाकी अपने गेट क्रैश कोर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसमें। हमारे पास में कंप्लीट दिसंबर और जनवरी मंथ है, लगभग 2 मंथ है हमारे पास में। 2 मंथ में अपने आराम से, दिसंबर मंथ में ही अपने आराम से लगभग हाफ सिलेबस कवर कर लेंगे। ठीक है, लगभग 90% सिलेबस है, तुम्हें आराम से करके जाना है। 90% से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, 90% सफिशिएंट सिलेबस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे अपने। सबसे पहले अपने बात करते हैं मॉलिक्यूलर फिजिक्स की। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फिजिक्स? इसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अपने कह देते हैं। अब देखो, यहाँ पे गेट में जो क्वेश्चन बनते हैं, वो जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास में कुछ डिफरेंट टाइप के, एमएसक्यू टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा तुम्हें, नोट्स में जो मैंने लिखे हुए हैं वो पॉइंट्स भी लिखवा दूंगा तुम्हें, ताकि एमएसक्यू टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आराम से तुम कर सको। ठीक है, मोलिकुलर फिजिक्स की बात करें, व्हाट इज मोलिकुलर फिजिक्स, या मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें अपने, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी? मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपने क्या करते हैं, जो हमारे पास में मोलिक्यूल है उसके स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपने क्या कर रहे थे, एटम के स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, यहाँ अपने मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का होता है, मॉलिक्यूल होता है एटम का ग्रुप। एटम का जो ग्रुप्स होते हैं उनको अपने मॉलिक्यूल कह जाते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम या दो से ज़्यादा एटम हो सकते हैं, जैसे H2O है, CO2 है, ये सभी मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं हमारे पास में। फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा होमो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, दूसरा होगा हमारे पास में हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर में क्या होगा, जो नंबर एटम होंगे वो सभी सेम टाइप के होंगे, जैसे H2 है, H2 हो गया हमारे पास में, N2 हो गया हमारे पास में। और हेट्रोन्यूक्लियर में अलग अलग डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हो जाएंगे, जैसे CO2 हो गया। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल की बात करें तो दो एटम है, दो एटम में लेट्स से ये दो एटम है हमारे पास में, ए एटम और बी एटम है। इसके अलग इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इलेक्ट्रॉन है आपस में इंटरेक्ट करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन दोनों के न्यूक्लियस से आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो देर आर 3 टाइप ऑफ इंटरेक्शन, यहाँ पे हमारे पास में 3 टाइप की इंटरेक्शन होगी। देर आर 3 टाइप ऑफ इंटरेक्शन, 3 टाइप की हमारे पास में इंटरेक्शन होगी। कौन कौन सी इंटरेक्शन होगी? फर्स्ट होगी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, दूसरी होगी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इंटरेक्शन, थर्ड होगी न्यूक्लियस न्यूक्लियस इंटरेक्शन। ये अलग अलग टाइप की इंटरेक्शन होगी। इसके बेसिस पे मॉलिक्यूल के अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे। मॉलिक्यूल जो स्पेक्ट्रा होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, इन इंटरेक्शन के बेसिस पे हमारे पास में जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है उसको अपने 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। देर आर 3 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, देर आर
3 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, हर एक टाइप के स्पेक्ट्रा की प्रॉपर्टी लिखवा दूंगा मैं। प्रॉपर्टी ये एग्जाम में MSQ टाइप के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, तो वो मैं जो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखवा दूंगा, ताकि एग्जाम में यदि MSQ टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें गलती ना हो तुम्हारी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। 3 टाइप के स्पेक्ट्रा है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, और दूसरा है हमारे पास में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, और जो थर्ड है हमारे पास में दैट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, जो मेन फोकस रहेगा वो इन दोनों पर रहेगा, बट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की प्रॉपर्टीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा नेट के एग्जाम में। जो क्वेश्चन बनेगा मॉलिक्यूलर फिजिक्स से यदि क्वेश्चन बनता है तो या तो रमन स्पेक्ट्रा से बनता है, या रोटेशनल से बनता है, या वाइब्रेशन प्लस रोटेशन से बनता है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता। अब अपने बात करें, सबसे पहले बात करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की। ये पॉइंट लिख लेना जरूर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ये पॉइंट याद करने वाले हैं, इनमें समझने वाला कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की, कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आता है। इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है। जैसे एटम के स्पेक्ट्रा की बात करें तो एटॉमिक जो स्पेक्ट्रा आता है वो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों ओर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, उस पर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एटम पे, या दो से ज़्यादा एटम है उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टडी करना, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है इसकी, ये डिपेंड करता है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का है, और ये इसकी जो रेंज होती है वो विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेंज होती है। विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट इसकी रेंज होती है। थर्ड पॉइंट ये है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में हमें अब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों जो प्रोसेस है वो देखने को मिलते हैं। अब्जॉर्प्शन भी देखने को मिलता है यहाँ पे, और एमिशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी देखने को मिलता है, एमिशन प्रोसेस भी देखने को मिलता है। अब्जॉर्प्शन का मतलब लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो अब्जॉर्ब कर लेगा और हायर स्टेट में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा एमिशन भी करेगा। तो ये हमारे पास में है, और दोनों के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर बोथ हेटेरोन्यूक्लियर एंड वैलिड फॉर बोथ हेटेरो एंड होमोन्यूक्लियर। दोनों टाइप के जो मॉलिक्यूल है दोनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमें देखने को मिलता है। और एनर्जी रेंज की बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की, तो इसकी जो एनर्जी रेंज होती है वो होती है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी रेंज होगी। ये सभी पॉइंट तुम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड है, इनको नोट कर लेना। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट MSQ टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेट में होता तो मैं ऐसा क्वेश्चन करो ये लिखवाता ही नहीं। यदि नेट के लिए अपने क्रैश कोर्स कर रहे होते तो ये पॉइंट नहीं लिखवाता मैं, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन गेट में इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें, सेकेंड टाइप का जो स्पेक्ट्रा है दैट इज, अभी मैथमेटिकल फॉर्मूले भी अपने डिस्कस करेंगे सभी के, वाइब्रेशन रोटेशन के। अभी ये सभी पॉइंट्स लिख लो तुम एक बार, ठीक है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें अपने, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, यदि अपने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की जो प्रॉपर्टी है बेसिकली क्या है, जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है बेसिकली ये हमारे पास में वाइब्रेशन, न्यूक्लियस के आपस में वाइब्रेशन की वजह से होंगे। और यहाँ पे दो न्यूक्लियस के बीच में, दो एटम के बीच में क्या डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस चेंज हो सकती है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के वाइब्रेशन की वजह से होंगे।
न्यूक्लियाई आपस में ये बाउंडेड है, 2 न्यूक्लियाई ए एंड बी है और इनके बीच में एक बॉन्ड लेंथ है। दिस बॉन्ड लेंथ में बी चेंज्ड, ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन की अपने बात कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारे पास में जो वाइब्रेशन है, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, अलग अलग टाइप के मोड हो सकते हैं वाइब्रेशन के, और ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन को शो करते हैं। मोलिकुलर स्पेक्ट्रा में जो वाइब्रेशनल जो हमारे पास में स्पेक्ट्रा है वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन को शो करेंगे, एमिशन को कभी भी शो नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करके वाइब्रेट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है, ये सिर्फ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में देखने को मिलते हैं, सिर्फ हेटेरोन्यूक्लियर में देखने को मिलेंगे। और इसकी जो एनर्जी रेंज होती है वो होती है 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे लगभग 100 टाइम लेस। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की जो एनर्जी है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी जो एनर्जी है वो है 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है नियर इंफ्रारेड रीजन, नियर IR रीजन। तो ये पॉइंट याद रखने वाले हैं, इनके रीजन की जानने की जरूरत नहीं है, इसकी एनर्जी कम क्यों होती है, सिर्फ हेटेरो के लिए क्यों होता है, बस ये पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन एमिशन, ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन, ये होमो हेटेरो दोनों, ये सिर्फ हेटेरो, ठीक है। और ये इसकी एनर्जी रेंज 10, इसकी एनर्जी रेंज 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विजिबल अल्ट्रावायलेट नियर IR रीजन में देखने को मिलता है ये हमें, ठीक है। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप का स्पेक्ट्रा, दैट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल एक्सप्लेन करने को मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ इन सभी पॉइंट्स को अलग अलग टाइप से, बट रिक्वायर्ड नहीं है एट दिस पॉइंट, ठीक है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें, व्हाट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें, इट इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इस वजह से है ड्यू टू रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, रोटेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, रोटेशनल मोशन की वजह से है मॉलिक्यूल के। और इसमें क्या होता है हमारे पास में जो रोटेशनल मोशन है, और ये भी हमें सिर्फ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा। हेटेरोन्यूक्लियर, क्यों हेटेरोन्यूक्लियर में देखने को मिलेगा, ये ऐसे मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा जिनका परमानेंट मैग्नेटिक, जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ऐसे न्यूक्लियाई, ऐसे मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा जिनके पास में परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो। परमानेंट डाइपोल मोमेंट सिर्फ हेटेरोन्यूक्लियर में ही होगा, होमोन्यूक्लियर का परमानेंट डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा, क्योंकि होमोन्यूक्लियाई में, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। बट अपने हेटेरोन्यूक्लियर की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक पॉइंट पे नहीं होते, अलग अलग पॉइंट पे होते हैं। तो इस वजह से देर इज सेपरेशन बिटवीन सम सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में एक सेपरेशन है, तो इस वजह से देर इज सम परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो जिन मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उनमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो विजिबल होगा, ठीक है, हेटेरोन्यूक्लियर में होगा ये सिर्फ। और इसकी जो रेंज होगी वो होगी फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, वेवलेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि एनर्जी इसकी कम होगी। इसकी जो एनर्जी रेंज होगी वो होगी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी रेंज 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रेंज होगी। और ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करेगा, एब्जॉर्प्शन, ओनली एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करेगा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है, और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी सिर्फ ये एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और सिर्फ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा। फार इंफ्रारेड रीजन में इसकी वेवलेंथ होगी, या हम कह सकते हैं लगभग माइक्रोवेव रीजन के आसपास, फार इंफ्रारेड या माइक्रोवेव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तीनों स्पेक्ट्रा से रिलेटेड। मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रा है उनके तीनों के मैंने अलग अलग पॉइंट्स लिखवा दिए, ताकि एग्जाम में MSQ टाइप का यदि क्वेश्चन भी बनता है तो आराम से तुम कर सकते हो। अब ये जो तीनों स्पेक्ट्रा है किस वजह से आ रहा है,
ये आ रहा है हमारे पास में अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन, मॉलिक्यूल का रोटेशन, उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी गैप होगा वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का होगा, फिर वाइब्रेशन का होगा, फिर रोटेशन का होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के साथ में बहुत सारे वाइब्रेशन लेवल अटैच होंगे, एक वाइब्रेशन लेवल के साथ में बहुत सारे रोटेशनल लेवल अटैच होंगे, क्योंकि वाइब्रेशन लेवल की जो एनर्जी है वो रोटेशन लेवल की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा हाई है हमारे पास में। अब अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसको मैथमेटिकली अपने डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इसका क्या फॉर्मूला है, एनर्जी का क्या फॉर्मूला है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। प्योर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और इसमें रिजिड मॉलिक्यूल की अपने बात करेंगे। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा जहाँ कोई वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहे, प्रैक्टिकली प्योर रोटेशन नहीं हो सकता पॉसिबल, बट अपने यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कोई मॉलिक्यूल है वो प्योरली रोटेट कर रहा है। लेट्स से हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है जो हमारे पास में 2 एटम है mm मास के, और ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, और इसका एक रिड्यूस्ड मास है, एक सेंटर ऑफ मास है जिसको अपने रिड्यूस्ड मास कह सकते हैं, ठीक है। इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है जेड एक्सिस के अबाउट, तो रोटेट कर रहा है तो इट हैज़ सम रोटेशनल एनर्जी, इट हैज़ सम रोटेशनल एनर्जी। अब जो रोटेशनल एनर्जी हमारे पास में वो कंटिन्यूस रोटेशनल एनर्जी नहीं है, वो क्वांटाइज्ड रोटेशनल एनर्जी है। जो रोटेशनल एनर्जी है वो हमारे पास में क्वांटाइज्ड है, हर एक पॉसिबल वैल्यू रोटेशनल एनर्जी की नहीं हो सकती। वो जो रोटेशनल एनर्जी है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करती है। व्हाट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम, जे पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम पर रोटेशनल एनर्जी डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है, रीज़न जानने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सिर्फ ये याद रखना जो रोटेशनल एनर्जी है वो सिर्फ टोटल एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करती है हमारे पास में। सारी बातें मैंने बता दी। अब यहाँ पे जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो किस वजह से मिलता है, रोटेशन की वजह से। बहुत सारे रोटेशनल लेवल है हमारे पास में अलग अलग टाइप के, और जो रोटेशनल लेवल है हमारे पास में उनमें जो ट्रांजिशन होती है उनकी वजह से हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। देयर आर वेरियस रोटेशनल लेवल, और एक रोटेशन लेवल से दूसरे रोटेशन लेवल में जो ट्रांजिशन होगी, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर ट्रांजिशन हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो विजिबल होता है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा की जो एनर्जी रेंज है ऑलरेडी बता चुका हूँ, -10⁻⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइक्रोवेव और फार इंफ्रारेड रीजन में देखने को मिलता है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट की वजह से होता है। सिर्फ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर में देखने को मिलता है। और रोटेशन में सिर्फ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमें देखने को मिलेगा, रोटेशन एमिशन स्पेक्ट्रा हमें देखने को नहीं मिलता, रोटेशन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। और होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कैन नॉट प्रोड्यूस्ड रोटेशनल स्पेक्ट्रा। सिर्फ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा को ही प्रोड्यूस करेंगे। बट जो रमन स्पेक्ट्रा होगा उसमें चाहे हेट्रोन्यूक्लियर हो चाहे होमोन्यूक्लियर हो, दोनों टाइप के जो मॉलिक्यूलर है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे। वो एक अलग रीज़न है उसका, जब अपने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तब वहाँ पे अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो रोटेशन, जो क्वांटम मैकेनिकली जो एनर्जी आएगी हमारे पास में, वो जो फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला बस एक याद रख लेना, यहाँ से सारी कहानी समझ में आ जाएगी तुम्हें। E= जो टोटल एनर्जी होगी रोटेशनल एनर्जी, दैट इज J²/2I। बस ये फॉर्मूला एक याद रख लेना, यहाँ से सब कुछ याद हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। जो J होगा, यहाँ पे जो J होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा। तो J² एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करें तो J² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपॉन 2I, और J² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होगी J+1 h² ओवर 2I। I है यहाँ पे हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I की वैल्यू होगी हमारे पास में μr²। म्यू रिड्यूस्ड मास है, म्यू की वैल्यू है लेट्स से m1 m2 अपॉन m1 + m2,
और R उन दोनों के सेपरेशन है। ये मॉलिक्यूल है हमारे पास में, एक का मास m1 है, एक का m2, इन दोनों की जो सेपरेशन वो R है, तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा म्यू आर स्क्वायर। एच कट को h/2 लिख सकते हैं, तो j+1, एच कट को लिख दिया h²/4π² इंटू 2 आई की जगह म्यू आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में। तो ये हो जाएगा हमारे पास में h²/4 8π²i, ये भी लिख सकते हैं 8π²i j+1, ये हमारे पास में एनर्जी आएगी। ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा की। अब ये जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो जे पे हमें डिपेंड करती है, यहाँ पे देख सकते हो। आज समझ में आ रही है। तो जे एंगुलर मोमेंटम है यहाँ पे, और आई हमारे पास में जे एंगुलर मोमेंटम है, और आई यहाँ पे हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ से एक क्वांटिटी अपने निकाल सकते हैं जिसको अपने कहेंगे ट्रम वैल्यू, ट्रम शिफ्ट। जो ट्रम शिफ्ट होगी यहाँ पे उसको लिखेंगे एफ जे से। ये प्योर रोटेशनल लेवल की एनर्जी है। जो ट्रम शिफ्ट होगी वो होगी एफ जे। एफ जे होगा एनर्जी अपॉन एच सी। एच सी से डिवाइड कर देंगे एनर्जी को, एच सी से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा h/8π²IC, और ये हो जाएगा j+1। तो ये हमारे पास में होगी ट्रम शिफ्ट, इसको लिख देंगे b, इसको कहेंगे रोटेशनल कांस्टेंट। तो ये एफ जे होगा ट्रम शिफ्ट। वेव नंबर इसकी यूनिट होगी। ठीक है, इसको वेव नंबर भी कहेंगे, ट्रम शिफ्ट भी कहेंगे। 1 इनवर्स इसकी यूनिट होगी, लैम्डा इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। बी यहाँ पे रोटेशनल कांस्टेंट होगा। बी की जो वैल्यू होगी h/8π²IC, दिस इज बी। और बी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन अबाउट रेडियस, रेडियस नॉट रेडियस, इंटर मोलिकुलर इंटर एटॉमिक सेपरेशन आर है वो इसके अंदर है। तो बी रोटेशनल कांस्टेंट हमारे पास में। तो ये एफ जे है हमारे पास में। तो अलग अलग जे की वैल्यू हो सकती है हमारे पास में, अलग अलग जे की वैल्यू के लिए हमारे पास में एफ जे की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जे की वैल्यू हमारे पास में हो सकती है यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो एफ जे की वैल्यू होगी वो होगी, जो सबसे लोवेस्ट लेवल होगा वो होगा 0, 2b, 6b। ये अलग अलग हमारे पास में लेवल होंगे। 6b के बाद 12b, 20b। ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, वैल्यू पुट करके ये निकल जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ पे ये अलग अलग हमारे पास में रोटेशनल लेवल है। अब यहाँ पे जो एक रोटेशन लेवल से दूसरे रोटेशन लेवल में जो ट्रांजिशन होगा उसको अपने कहेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, इस एक रोटेशन लेवल से, ये बहुत सारे रोटेशन लेवल है, एक रोटेशन लेवल से दूसरे रोटेशन लेवल में जो ट्रांजिशन होगा उसे अपने कहेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा हमारे पास में वो होगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वो होगा हमारे पास में एक रोटेशन लेवल से दूसरे रोटेशन लेवल में ट्रांजिशन। उसको अपने वेव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, वेव नंबर वो होगा हमारे पास में, उसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होगा एफ जे प्राइम माइनस एफ जे डबल प्राइम। जे प्राइम है हमारे पास में हायर रोटेशन लेवल, जे डबल प्राइम है लोअर रोटेशन लेवल। लेट्स से ये लोअर रोटेशन लेवल है जे डबल प्राइम, और ये हायर रोटेशन लेवल है जे प्राइम। यहाँ से यहाँ जो ट्रांजिशन होगा वो अब्जॉर्प्शन हमारे पास में होगा, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा। तो यहाँ पे इसको अपने लिख देंगे बी जे प्राइम +1 माइनस बी जे डबल प्राइम +1। और यहाँ पे हमारे पास में एक सिलेक्शन रूल होगा। ठीक है, रोटेशन जो सिलेक्शन रूल होगा वो होगा डेल्टा जे इक्वल टू +-1। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में रोटेशन होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम इक्वल टू +-1। तो यहाँ पे जे प्राइम की वैल्यू लिख देंगे जे डबल प्राइम +1, ये पुट कर दो तो जे डबल प्राइम लोअर लेवल हो जाएगा हमारे पास में, जे डबल प्राइम लोअर लेवल हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पुट करके जो हमारे पास में यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 2b जे डबल प्राइम +1, ये आ जाएगा रिजल्ट। और यहाँ पे जे डबल प्राइम क्या है, लोअर लेवल, क्योंकि जे प्राइम हमने क्या लिखा है, जे प्राइम हमने लिखा है जे डबल प्राइम +1, इसका मतलब जे डबल प्राइम लोअर है, जे प्राइम उससे एक ज़्यादा है। तो ये हमारे पास में आएगा स्पेक्ट्रा।
स्पेक्ट्रल जो हमें लाइन देखने को मिलेगी, रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन, वो ये होगी, रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन। जो रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन हमें देखने को मिलेगी वो ये होगी 2bj'+1। यहाँ पे j' की वैल्यू तुम अलग अलग पुट कर सकते हो, लोअर लेवल की वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें म्यू अलग अलग देखने को मिलेगा। म्यू की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, j' की जो 0 रखोगे 2b देखने को मिलेगा, j'=0, j'=1 रखोगे तो ये 4b आ जाएगा, j'=2 रखोगे तो ये 6b आ जाएगा। तो ये हमें डिफरेंट टाइप की लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, j'0 का मतलब है कि 1 से 0 में ट्रांजिशन हुआ है, j'1 का मतलब है 2 से 1 में ट्रांजिशन हुआ है, j'3 का मतलब है 4 से 3 में ट्रांजिशन हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, तो इस वजह से अपने कह रहे हैं ये लोअर वैल्यू है, लोअर j वैल्यू है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ये हमारे पास में रोटेशनल स्पेक्ट्रा, और रोटेशनल स्पेक्ट्रा सिर्फ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ही पोजेस करते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर में रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं होता, क्योंकि उनके पास में परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, किस स्टेट के ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। जैसे जैसे अपने हायर रोटेशनल लेवल में जाते जाएंगे तो जो प्रोबेबिलिटी है ट्रांजिशन की, जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। इस रेट से कम होगी, क्योंकि हायर लेवल पे जैसे जैसे अपने रोटेशन लेवल में ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो वहाँ पे मॉलिक्यूल के पाए जाने की जो संभावना है वो कम होगी। मॉलिक्यूल के पाए जाने की यदि संभावना कम है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है, तो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल है ही नहीं तो ट्रांजिशन कहाँ से होगा। तो मॉलिक्यूल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, इसका मतलब वहाँ पे ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। तो प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन देखते हैं अपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, ये फॉर्मूला याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन। बात समझ में आ रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन की बात करें, देखो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि अपने डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हर चीज़, डायरेक्ट रिवीजन की तरह इसको ले सकते हो, तो बोरिंग होगा। ठीक है, कोई भी अब जो चीज़ थोड़ी सी मतलब जिस चीज़ में मेहनत लगती है वो चीज़ काफ़ी बोरिंग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अपने इंटरेस्टिंग बना के ही करें, फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, हमें लिमिटेड टाइम है, तो जस्ट मेन मोटिव, इससे मेन मोटिव तुम्हारा क्या है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। ठीक है, इससे इंटरेस्टिंग चीज़ और क्या हो सकती है। ठीक है, सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हो सकती, हर चीज़ में एंटरटेनमेंट नहीं लिया जा सकता, हर चीज़ में मज़ा नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसी चीज़ें करोगे, किसी चीज़ को करने में यदि पेन हो रहा है तो समझ लो वही सही डायरेक्शन है। ठीक है, हर चीज़ में यदि तुम्हें मज़ा आ रहा है तो तुम सही रास्ते पे नहीं हो। ठीक है, जिस चीज़ को करने में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, दिमाग नहीं चाह रहा वो चीज़ मैं करूँ, तो समझ लो सही रास्ते पे हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन की बात करें तो ये हमारे पास में होगा NJ/N0। NJ/N0 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2j+1 e⁻BJ+1 hc/kBT, ये हमारे पास में होगी। मतलब NJ क्या है, NJ है हायर लेवल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हायर रोटेशन लेवल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और N0 है ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। N0 है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राउंड रोटेशनल लेवल, ग्राउंड रोटेशनल लेवल, और NJ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन jth लेवल। jth लेवल में हमारे पास में कितने मॉलिक्यूल, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही होगा। ये क्या है, ये है रोटेशनल एनर्जी hc/BJJ+1, ये रोटेशनल एनर्जी EJ। ठीक, EJ लिख सकते हो, ये FJ था, FJ को HC से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रोटेशनल एनर्जी है।
तो इसका यदि ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे जैसे हायर लेवल पे जा रहे हैं जे की वैल्यू बढ़ रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जो संख्या हायर लेवल में घट रही है। इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, एन जे अपॉन एन नॉट का जे के साथ में जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे, तो एक जे की वैल्यू ऐसी होगी जिसपे जो नंबर ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम होंगे, जरूरी नहीं वो ग्राउंड स्टेट पे ही होंगे। ठीक है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर यदि हाई है तो नंबर ऑफ पार्टिकल की जो संख्या है वो हायर लेवल में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ग्राउंड लेवल। यदि टेम्परेचर जीरो है तो टेम्परेचर जीरो पे मैक्सिमम जो पार्टिकल होंगे वो ग्राउंड स्टेट में होंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यदि जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, सम हाई टेम्परेचर है, यदि हाई संख्या बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे लगातार, तो पार्टिकल के जो पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हायर लेवल में ज़्यादा होती जाएगी, एनजे की संख्या है वो बढ़ती जाएगी। तो ये जो ग्राफ है वो आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे दिस ग्राफ विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, बट एरिया अंडर दी जो कर्व है वो सेम रहने वाला है, जैसा हमने मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, सेम उसी टाइप से होगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने बात करें, ये तो हमने डिस्कस किया था जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास में रिजिड मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टार्ट किया था, ये हमने स्टार्ट किया था और रिजिड मॉलिक्यूल रिजिड है। रिजिड का मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ रोटेशन की वजह से, जब ये रोटेट कर रहा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ फिक्स है, चेंज नहीं हो रही। ठीक है, बॉन्ड लेंथ फिक्स है। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे नॉन रिजिड मॉलिक्यूल की। नॉन रिजिड मॉलिक्यूल, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा फॉर नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। नॉन रिजिड मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी। नॉन रिजिड मॉलिक्यूल में देयर इज वन एक्स्ट्रा टर्म। क्या एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी हमारे पास में, जो एफ जे आएगा हमारे पास में टर्म शिफ्ट, उसमें बी जे जे प्लस वन तो था ही, एक टर्म और आ जाएगी, वो होगी हमारे पास में डी जे स्क्वायर जे प्लस वन का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो डी है वो है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट। जो डी होगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट्स, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट। और डी की जो वैल्यू होगी वो होगी, ये याद रखना फॉर्मूला, 4b³ अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाता है। सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट, ये याद रखना। और यहाँ पे जो हमारे पास में वेव नंबर आएगा, अब यहाँ पे जे की अलग अलग वैल्यू के लिए ये एफ जे निकाल लेना तुम क्या होगा। और यहाँ पे जो वेव नंबर आएगा म्यू हमारे पास में, वो आएगा एफ जे प्लस वन माइनस एफ जे। तो यहाँ पे जो जे है वो लोअर वेव नंबर, या तुम ये भी लिख सकते हो एफ जे प्राइम माइनस एफ जे डबल प्राइम, या ये भी लिख सकते हो एफ जे प्लस वन माइनस एफ जे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी, सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आएगा 2b जे प्लस वन माइनस 4d जे प्लस वन क्यूब। और यहाँ पे जो जे है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लोअर लेवल को रिप्रेजेंट करता है, जे लोअर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखना। ठीक है, ये हमारे पास में म्यू होगा। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है, यहाँ पे जो टर्म शिफ्ट है जे लोअर नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो सभी लेवल है, जो सभी हमारे पास में जो रोटेशन लेवल है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, और जो रोटेशन लेवल का गैप है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा यहाँ पे, ड्यू टू नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि बाहर जब रोटेशन होता है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी वजह से सम रोटेशन लेवल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और वो रोटेशन लेवल में ये चेंजेस है, तो रोटेशन लेवल वो थोड़े से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे जैसे हायर ऑर्डर पे जाएंगे रोटेशन लेवल है उनमें जो शिफ्ट है नीचे की तरफ वो इंक्रीज करती जाएगी।
ठीक है, तो गैप है वो कम होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने डिस्कस करते हैं रोटेशन ऑफ 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल। 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल के रोटेशन की अपने बात करते हैं। देखो अब बात करते हैं रोटेशन ऑफ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। रोटेशन ऑफ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, इसके रोटेशन की अपने बात करते हैं। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल होता है जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है वो IA नॉट इक्वल टू 0 ये हो हमारे पास में, और IB इक्वल टू IC हो। 3 एक्सिस है हमारे पास में, तीनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिफरेंट है। IB इक्वल टू IC है और IA नॉट इक्वल टू 0। इसका जो एग्जाम्पल है वो अपने ये कह सकते हैं CH3F। CH3F, तो ये होगा हमारे पास में CH, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे F। तो यहाँ पे 3 एक्सिस होगी हमारे पास। एक एक्सिस तो ये होगी, ये वाली एक्सिस, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो IA है विच इज़ नॉन जीरो। एक ये एक्सिस होगी और एक ये एक्सिस होगी। ठीक है, ये IB होगी इसके अबाउट IC होगा। IB और IC तो सेम होगा, बट जो IA है वो डिफरेंट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसे अपने कहेंगे सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। इसके लिए जो हमारे पास में टर्म शिफ्ट होगी ये याद रखना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला FJK, ये होगा हमारे पास में BJ प्लस 1 प्लस A माइनस B K²। और यहाँ पे जो हमारे पास में K होगा उसकी वैल्यू होगी -J2 प्लस J। इसकी जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो 2J प्लस 1 वैल्यू होगी, K की जो वैल्यू होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो B होगा वो होगा H/8 π² IBC, और A होगा हमारे पास में H/8 π² IAC। तो ये हमारे पास में जो कोफिशिएंट्स होंगे यहाँ पे A और B कोफिशिएंट्स होंगे। जो टर्म शिफ्ट है उसकी वैल्यू हमारे पास में ये होगी, और K की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो J होगी, -J2 प्लस J। K की जो मैक्सिमम वैल्यू हो J होगी। अब -K की जो वैल्यू है वो नेगेटिव तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि K² है, तो यहाँ पे नेगेटिव लोगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 से J भी कह सकते हैं। कई बार ये भी लिखा मिल जाता है कि K की वैल्यू होगी वो 0 to J होगी। कब? जब यहाँ पे K² है। वैसे -J2 प्लस J होती है, कई बार 0 to J भी लिख देते हैं। और यहाँ पे यदि वेव नंबर की बात करें तो वेव नंबर जो होगा हमारे पास में वो ये होगा K फॉर सिलेक्शन रूल। यहाँ पे जो होगा हमारे पास में सिलेक्शन रूल, ये याद रखने हैं फॉर्मूले। ठीक है, सिलेक्शन रूल होगा ΔJ इक्वल टू +-1 और ΔK इक्वल टू 0। ठीक है, ये सिलेक्शन रूल फॉलो करेंगे अपने। इन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो वेव नंबर आएगा वो आएगा 2BJ+1। J लोअर नंबर है, तो यहाँ पे ΔK 0 है। ΔK 0 होने का मतलब K की वैल्यू हायर लेवल और लोअर लेवल के लिए सेम है। तो जब इनका वेव नंबर निकालेंगे, लेवल तो अलग अलग है, रोटेशन लेवल में तो फर्क पड़ा है। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल के रोटेशन लेवल डिफरेंट है। जो अपने सिंपल मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, 1 डायमेंशन मॉलिक्यूल की, पिछला हम 1 डायमेंशन मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, ये 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल है और 3 डायमेंशन में भी सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है। इसके रोटेशन लेवल डिफरेंट है 1 डायमेंशन मॉलिक्यूल से, बट यहाँ पे जब इनके अपने वेव नंबर निकालेंगे, जो ट्रांजिशन निकालेंगे, वो ट्रांजिशन सेम ही आएगी जो हमारे पास में पहले ट्रांजिशन आ रही थी। ठीक है, 1 डायमेंशन के केस में। तो ये हमारे पास में ये रिजिड केस है, रिजिड वाला सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल रिजिड। नॉन रिजिड भी हो सकता है, वो तुम्हें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है रिजिड के लिए, तो ये भी याद रखना। ठीक है, A की वैल्यू याद रखना और B की वैल्यू और K की वैल्यू तुम याद रखना, -J2 प्लस J होगा। तो दिस इज दी रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक, अब अपने बात करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की। तो देखो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा।
वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें यदि अपने, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता रखा है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है वो नियर इंफ्रारेड रीजन में होगा, ऑलरेडी बता रखा है। 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी होगी। इट इज़ ड्यू टू परमानेंट डाइपोल मोमेंट और हेटेरोन्यूक्लियर में होगा। और हमारे पास में जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमें मिलता है उसके लिए अपने यदि अपने कंसीडर करें, सबसे सिंपलेस्ट केस अपने कंसीडर करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। वाइब्रेशन को अपने एज ए कंसीडर करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर, और इसकी जो एनर्जी होगी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की, ये फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे तुम्हें याद रखना है। इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी एच म्यू ऑसिलेशन, म्यू फ्रीक्वेंसी है, म्यू प्लस हाफ, ये इसकी एनर्जी होगी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की। यहाँ पे जो म्यू ऑसिलेशन होगा हमारे पास में, ये जो फ्रीक्वेंसी होगी म्यू ऑसिलेशन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये होगी हमारे पास में 1/2 पाई रूट के बाय म्यू। म्यू यहाँ पे रिड्यूस्ड मास है, म्यू, और ये म्यू है रिड्यूस्ड मास। के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे म्यू ऑसिलेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में टर्म शिफ्ट की बात करें अपने, यहाँ पे टर्म शिफ्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टर्म शिफ्ट क्या होगा हमारे पास में, इसको जी म्यू से लिख देंगे और ये होगा, ये हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर किया इसको, ठीक है। जो हमारे पास में मॉलिक्यूल है उसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर किया, ये होगा ई बाय एच सी, तो होगा म्यू ऑसिलेशन बाय सी, म्यू प्लस हाफ, ठीक। और इसको लिख देंगे ओमेगा, ओमेगा म्यू प्लस हाफ। तो ये हमारे पास में टर्म शिफ्ट आ जाएगी। तो ये याद रखना है, यहाँ पे टर्म शिफ्ट का जो फॉर्मूला है वो तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। इसकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर इनवर्स होगी। अब अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो वाइब्रेशन लेवल होंगे हमारे पास में। यहाँ पे जो वाइब्रेशन लेवल होंगे ये हमारे पास में फॉर्मूला आ चुका है, अलग अलग वाइब्रेशन लेवल आ चुके हैं। जी म्यू इक्वल टू ओमेगा म्यू प्लस हाफ, और म्यू की जो वैल्यू है वो हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास में हो सकती है। तो ये हमारे पास में वाइब्रेशन लेवल होंगे फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा हमारे पास में वो होगा डेल्टा म्यू इक्वल टू +-1। तो यहाँ पे म्यू प्राइम माइनस म्यू डबल प्राइम इक्वल टू +1 यदि अपने लेके चले तो यहाँ पे म्यू प्राइम होगा म्यू डबल प्राइम +1। तो म्यू डबल प्राइम यहाँ पे लोअर लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे यदि अपने वेव नंबर निकालें वाइब्रेशन लेवल के लिए, जो वेव नंबर होगा जी म्यू प्राइम माइनस जी म्यू डबल प्राइम। इसको डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा हमारे पास में ओमेगा म्यू प्राइम माइनस ओमेगा म्यू डबल प्राइम, और ओमेगा म्यू प्राइम माइनस ओमेगा म्यू डबल प्राइम, इसका जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा। तो ये ओमेगा आएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी जो आएगी हमारे पास में वो ओमेगा आएगी, क्योंकि जो एनर्जी लेवल का जो गैप होगा वो सेम होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है इनका गैप हर जगह सेम रहेगा, और इनका जो डिफरेंस होगा ट्रांजिशन का वो कितना होगा, ओमेगा होगा। जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर होगी। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास में हमें सिंगल बैंड यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर सिंगल बैंड हमें देखने को मिलेगा डेल्टा म्यू इक्वल टू +-1 पे। और यदि अपने बात करें यहाँ पे सिर्फ डेल्टा इक्वल टू +-1, यहाँ सिलेक्शन रूल नहीं होगा। यदि डेल्टा म्यू इक्वल टू +-2 की बात करें, +-3 की बात करें, +-4 की बात करें, तो ये भी सभी अलाउड होंगे यहाँ पे, ये भी अलाउड होंगे। जैसे वहाँ डेल्टा जे इक्वल टू +-1 अलाउड था, यहाँ पे डेल्टा म्यू इक्वल टू +-1 के साथ में इसको कहेंगे इंटेंस बैंड, ये इंटेंस बैंड होगा। इसके साथ में हमारे पास में ये भी अलाउड होंगे, डेल्टा म्यू इक्वल टू +-2, डेल्टा म्यू इक्वल टू +-3, +-4, ये सभी अलाउड होंगे। ये सभी अलाउड होंगे तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगी 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होगी। जो हमारे पास में वेव नंबर होगा, नॉट फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर अलग अलग होंगे। लेकिन जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी होगी वो है
ट्रांजिशन है हमारे पास में 0 और 1 के बीच की ट्रांजिशन, या 1 और 2 के बीच की ट्रांजिशन, या 2 और 3 के बीच की ट्रांजिशन। +-2 वाली जो ट्रांजिशन है वो 0 और 2 के बीच की ट्रांजिशन है, या 1 और 3 के बीच की ट्रांजिशन है, या 3 और 5 के बीच की ट्रांजिशन है। +-3 है वो 0 और 3 के बीच की है, या 3 और 6 के बीच की ट्रांजिशन है। ठीक है, तो इनकी जो इंटेंसिटी होगी 2 ओमेगा और 3 ओमेगा की, वो इंटेंसिटी ओमेगा की इंटेंसिटी जो होगी उससे काफ़ी ज़्यादा कम होगी। ये ओमेगा है, ये 2 ओमेगा है, ये 3 ओमेगा है। 3 ओमेगा की जो इंटेंसिटी है वो सबसे लोवेस्ट होगी हमारे पास में। आई होप इतना समझ में आया हो तुम्हें ये। अब अपने यहाँ पे बात करें, लेकिन एक्चुअल में हमें जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो इस टाइप का नहीं मिलता। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अपने नहीं कंसीडर कर सकते, अपने इसको कंसीडर करेंगे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहाँ पे हमारे पास में जो लेकिन एक्चुअल जो लेवल होंगे हमारे पास में वो इस टाइप के नहीं होंगे, वो थोड़े से शिफ्टेड होंगे यहाँ से। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में जो मॉलिक्यूल है उसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ना कंसीडर करके उसको एन हार्मोनिक ऑसिलेटर अपने कंसीडर करेंगे। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब है उसमें हायर ऑर्डर टर्म भी अपने कंसीडर करेंगे। हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में सिर्फ अपने एक ही टर्म कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसमें एक्सपेंशन जब करते हैं अपने थीटा का एक्सपेंशन करते हैं, थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल ले लेते हैं, तो यहाँ पे अपने एन हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास में जो जी म्यू का अब फॉर्मूला आएगा, जो वाइब्रेशन लेवल आएंगे वो आएंगे ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू प्लस हाफ का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में जो हमारे पास में जो टर्म शिफ्ट है वो निकल के आएगी। ओमेगा ई वाइब्रेशनल कांस्टेंट होगा हमारे पास में, और ओमेगा ई एन एक्स ई हमारे पास में एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट होगा। ठीक है, ओमेगा ई क्या होगा? वाइब्रेशनल कांस्टेंट, और ओमेगा ई एक्स ई होगा एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। इसकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर इनवर्स होगी। तो ये फॉर्मूला तुम्हें एग्जैक्ट जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा हमारे पास में। अब यहाँ पे अलग अलग म्यू की वैल्यू के लिए अलग अलग जी जो रोटेशनल जो वाइब्रेशन लेवल है वो अलग अलग होंगे। म्यू इक्वल टू 0 के लिए जो वाइब्रेशन लेवल होगा जी0 होगा, जी0 की वैल्यू होगी ओमेगा ई माइनस ओमेगा ई एक्स ई। ये होगा हमारे पास में सॉरी ओमेगा ई एक्स ई बाय म्यू की वैल्यू 0 पुट करेंगे ओमेगा ई बाय 2 ओमेगा ई एक्स ई बाय 4। ठीक है, म्यू इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो हमारे पास में जो फर्स्ट लेवल होगा वो होगा ओमेगा ई 3 ओमेगा ई बाय 2 माइनस ओमेगा ई एक्स ई। म्यू की वैल्यू अपने पुट करेंगे यहाँ पे 1, तो 3/2 तो 9/4 आ जाएगा। ये ऐसे हमारे पास में ये सभी एनर्जी लेवल आ जाएंगे। तो इनको अपने ड्रॉ भी कर सकते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को। ये जी0 होगा, ये जी1 होगा, ये जी2 होगा, ये जी3 होगा, ऐसे सभी को ड्रॉ कर सकते हैं। और इनमें यदि अपने ट्रांजिशन की बात करें तो इनमें ट्रांजिशन किस टाइप से होगा, ये फॉर्मूला याद है तो तुम ट्रांजिशन कैलकुलेट कर सकते हो। इनमें जो ट्रांजिशन होगा वो होगा 1 से 0, 2 से 0, 3 से 0, ये वाले सभी ट्रांजिशन होंगे। तो म्यू इक्वल टू 1 से 0 की बात करें या 0 से 1 की अपने ट्रांजिशन की बात करें तो ये क्या होगा हमारे पास में G1 माइनस G0 ये होगा। तो G1 में से G0 माइनस कर दो, ये आपने डायरेक्ट यही बात कर लें म्यू इक्वल टू म्यू प्राइम टू म्यू डबल प्राइम की अपने बात कर लें तो ये होगा हमारे पास में ओमेगा ई, या यही बात कर लो ना डायरेक्ट, सिंपली बात कर लो म्यू इक्वल टू 0 to 1, तो G1 माइनस G0 ईजी रहेगा। G1 क्या है हमारे पास में, G1 है हमारे पास में 3 ओमेगा ई बाई 2 माइनस 9/4 ओमेगा ई एक्स ई माइनस G0 की बात करें ओमेगा ई बाई 2 प्लस ओमेगा ई एक्स ई बाई 4। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 ओमेगा ई बाई 2 माइनस ओमेगा ई बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में ओमेगा ई माइनस 9/4 प्लस 1/4, तो -9/4 प्लस 1/4 ओमेगा ई एक्स ई। तो ये आ जाएगा ओमेगा ई, ये आ जाएगा 4 एलसीएम ले लेंगे तो -9 प्लस 1 तो आ जाएगा -8, तो -2 ओमेगा ई एक्स ई।
तो ये आ जाएगा ओमेगा ई कॉमन ले लिया 1 माइनस 2 एक्स ई, तो इस टाइप से आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, 0 to 1। ऐसे ही अपने 0 to 2 भी निकाल सकते हैं, बाकी टर्म मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 0 to 2 जो निकालेंगे अपने, वो ये तो हो गया 1 to 0। यदि 1 to 0 में ट्रांजिशन, इसको अपने फंडामेंटल लाइन कहेंगे। दिस इज फंडामेंटल लाइन। ठीक है, 0 to 1 या 1 to 0 कह सकते हैं, ये फंडामेंटल लाइन होगी हमारे पास में। अब यहाँ पे हायर ऑर्डर लाइन भी होगी हमारे पास में, 2 to 0। 2 to 0 की बात करेंगे, ये आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 2 ओमेगा ई माइनस 3 एक्स ई, 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3 एक्स ई। ये होगा हमारे पास में जो फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे इसको, फर्स्ट ओवरटोन। ये निकाल लेना, ठीक है, मैं निकाल नहीं रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला, और ये तुम्हें पता होना चाहिए। म्यू 30 की बात करेंगे, 30 होगा हमारे पास में 3 ओमेगा ई 1 माइनस 4 एक्स। एक पैटर्न सा देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे तुम्हें। फर्स्ट था ओमेगा ई 1 माइनस 2 एक्स, सेकेंड है हमारे पास में 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3 एक्स, ये है 3 ओमेगा ई 1 माइनस 4 एक्स। ऐसे तुम कोई भी गैप निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही तुम ये भी निकाल सकते हो, 2 से 1 वाला ट्रांजिशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, 2 से 1, तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 से 1, तो यहाँ पे आ जाएगा G2 माइनस G1। इस टाइप से कोई भी ट्रांजिशन तुम यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ट्रांजिशन यदि कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ पे जो एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है या ओमेगा ई है, इसकी वैल्यू भी तुम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। यदि ओमेगा ई तुमने कैलकुलेट कर लिया, हमें पता है ओमेगा ई की वैल्यू होती है म्यू ऑसिलेशन बाय सी, ये ओमेगा ई की वैल्यू होती है, और म्यू ऑसिलेशन होता है 1/2 पाई रूट के बाय म्यू। तो इसका यदि होल स्क्वायर करें, तो ओमेगा ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू के बाय म्यू। तो के क्या आ जाएगा यहाँ से, 4 पाई स्क्वायर ओमेगा ई स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू। ये हमारे पास में फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यदि तुम्हें ओमेगा ई की वैल्यू पता है। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे आइसोटोप इफेक्ट, आइसोटोप इफेक्ट ऑन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा। आइसोटोप इफेक्ट की बात करें, आइसोटोप की बात करें तो आइसोटोप क्या होते हैं हमारे पास में, एग्जाम्पल, आइसोटोप के एग्जाम्पल की बात करें, आइसोटोप वो होते हैं हमारे पास में, जैसे ये एग्जाम्पल है, जैसे CO है हमारे पास में, CO ये हमारे पास में मॉलिक्यूल है, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 है। इसका जो आइसोटोप होगा वो होगा हमारे पास में कार्बन 13 ऑक्सीजन 16। ठीक है, ये दोनों सेम ही है हमारे पास में मॉलिक्यूल, लेकिन इसका जो मास है वो इसके मास के कंपैरिजन में हैवी है, तो इसको अपने कहेंगे आइसोटोप। ठीक है, ये जो आइसोटोप है एक हैवियर आइसोटोप है, तो हैवियर आइसोटोप है, एक का मास कम है, ये लाइट आइसोटोप है, और ये हैवी है। तो हैवी का मास ज़्यादा है, हैवी का मास ज़्यादा है, तो इस हैवी जो आइसोटोप है इसके वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें पता है इसका रिड्यूस्ड मास भी ज़्यादा होगा, इसके रिड्यूस्ड मास को म्यू प्राइम ले लेते हैं, इसके रिड्यूस्ड मास को म्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, म्यू ऑसिलेशन है 1/2 पाई रूट के बाय म्यू। ठीक है, ये हमारे पास में, तो म्यू ऑसिलेशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रूट म्यू के। तो म्यू ऑसिलेशन यदि प्राइम की बात करें अपॉन म्यू ऑसिलेशन, प्राइम है जो हैवियर है हमारे पास में, तो हो जाएगा ये रूट म्यू अपॉन म्यू प्राइम, इसको रो से लिख देते हैं। और हमें पता है म्यू प्राइम की वैल्यू है वो म्यू से ज़्यादा है, इसका मतलब जो रो की वैल्यू है हमारे पास में वो लेस देन 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में इन दोनों का जो रेशियो आ गया, फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो वो लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पे अपने ये भी लिख सकते हैं म्यू ऑसिलेशन और ओमेगा प्राइम में एक रिलेशन है, ये रहा। तो अपने ये भी लिख सकते हैं ओमेगा ई प्राइम अपॉन ओमेगा ई की जो वैल्यू है वो रो के इक्वल होगी। इसको रो लिखा है हमने, तो ये रो के इक्वल होगी। तो ओमेगा ई प्राइम क्या है हमारे पास में, रो ओमेगा ई। तो ओमेगा ई प्राइम की जगह रो ओमेगा ई पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में यदि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, तो जो जी म्यू आएगा हमारे पास में, जी म्यू क्या है, ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ।
ठीक है, तो ये आ जाएगा रो ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ, ये हमारे पास में जी म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 डायमेंशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि अपने बात करें शिफ्ट की बात करें यहाँ पे, तो एनर्जी लेवल में कितना शिफ्ट होगा, शिफ्ट ये तो हो गया जी म्यू प्राइम, लिख दो इसको जी म्यू ये था, जी म्यू प्राइम लिख दो इसको, ये है फॉर हैवियर आइसोटॉप, और ये है लाइटर के लिए। ठीक है, तो इन दोनों का यदि डिफरेंस लेंगे, शिफ्ट की बात करें, जो वाइब्रेशन लेवल में जो शिफ्ट होगा वो होगा रो -1 ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ, तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जो लेवल, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो जो लेवल है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, ऐसे ही अपने एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये याद रखना फॉर्मूला। ठीक है, ये है हमारे पास में हार्मोनिक के लिए। एन हार्मोनिक के लिए यदि बात करें, एन हार्मोनिक के लिए, तो ये जो फॉर्मूला होगा ये याद रखना, एन हार्मोनिक के लिए जी म्यू जो होगा वो होगा ओमेगा ई, ये तो हमें पता है म्यू प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू प्लस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है, तो अपने इसमें क्या कर देंगे, जी प्राइम म्यू करें तो ये आएगा रो ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ, यहाँ पे रो स्क्वायर आएगा क्योंकि एक्स सी भी है, और एक्स सी जो होगा हमारे पास में उसमें भी रो वाला फैक्टर आएगा, तो ये आएगा रो स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई म्यू प्लस हाफ का होल स्क्वायर। यहाँ रो स्क्वायर आएगा, ये याद रखना फॉर्मूला, ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी रो -1 ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ, और जो सेकंड टर्म आएगी हमारे पास में वो आएगी माइनस रो स्क्वायर -1 ओमेगा ई एक्स ई म्यू प्लस हाफ का होल स्क्वायर। तो ये याद रखना, ये आइसोटॉप इफेक्ट, आइसोटॉप जो हमारे पास में मॉलिक्यूल होगा उसके जो एनर्जी लेवल होंगे वो थोड़े से नीचे की तरफ होंगे। ठीक है, अब अपने बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट केस है, ये इतनी थ्योरी है इसमें, तो जो नेक्स्ट केस है हमारे पास में दैट इज वाइब्रेशनल रोटेटर, वाइब्रेशनल रोटेटर की बात करें तो ये हमारे पास में है मिक्स वाइब्रेशन प्लस रोटेशन, इनका कॉम्बिनेशन है वाइब्रेशन प्लस रोटेशन। वाइब्रेशन भी हो रहा है मॉलिक्यूल में और रोटेशन भी हो रहा है, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो क्या कहानी होगी ये बतानी है हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वाइब्रेशन और रोटेशन दोनों की बात करें तो यहाँ पे दोनों होंगे हमारे पास में, वाइब्रेशन भी होगा, कोई भी मॉलिक्यूल है ये हमारे पास में, दिस इज आर मॉलिक्यूल। ठीक है, एम मास, तो यहाँ पे वाइब्रेशन भी होगा प्लस रोटेशन भी होगा, तो यहाँ पे जो नेट स्पेक्ट्रा होगा हमारे पास में वो होगा जी म्यू प्लस एफ जे। ठीक है, यदि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की अपने बात करें तो यहाँ पे ये होगा हमारे पास में ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस बी जे प्लस 1, ये होगा हमारे पास में। ठीक है, इसको टोटल को अपने इसको लिख सकते हैं, टोटल को अपने कोई भी टर्म शिफ्ट लिख सकते हो टोटल के लिए, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे जी म्यू प्लस एफ म्यू को प्लस से ए लिख दो, यहाँ पे जो टर्म शिफ्ट है हमारे पास में, वैसे कोई इसका नाम नहीं दिया गया लेकिन तुम कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये टर्म शिफ्ट है हमारे पास में जो किस पे डिपेंड कर रही है, इस पे ए किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू और जे दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो b की वैल्यू है, b क्या है यहाँ पे हमारे पास में, b है h/8 पाई स्क्वायर IC। ठीक है, ये b है, और हमें पता है बहुत सारी ये वाइब्रेशन लेवल है, जैसे म्यू डबल प्राइम, और ये वाइब्रेशन लेवल है म्यू प्राइम। ठीक है, ये लोअर लेवल है, ये हायर लेवल है। अब जो वाइब्रेशन लेवल है उससे एसोसिएटेड बहुत सारे रोटेशन लेवल है, ये रोटेशन लेवल है, ये जे डबल प्राइम है, और ये रोटेशन लेवल है, ये जे प्राइम है। तो एक वाइब्रेशन लेवल के बहुत सारे रोटेशन लेवल हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशन लेवल में
पर्टिकुलरली एक रोटेशन लेवल से दूसरे रोटेशन लेवल में हो सकती है। अब यहाँ पे जो वाइब्रेशन लेवल का जो ट्रांजिशन अपने सबसे मोस्ट प्रोबेबल जो वाइब्रेशन लेवल का जो ट्रांजिशन होगा वो होगा हमारे पास में मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन ऑफ वाइब्रेशन लेवल। वाइब्रेशन लेवल का जो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन होगा वो होगा म्यू इक्वल टू 1 to 0, 0 to 1 या 1 to 0 होगा। लोअर लेवल म्यू डबल प्राइम 0 होगा और म्यू प्राइम 1 होगा। तो इनका यदि अपने डिफरेंस ले, टर्म शिफ्ट की वेव नंबर की बात करें, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा आएगा हमारे पास में, स्पेक्ट्रा ऑफ कंबाइंड जो स्पेक्ट्रा आएगा, जो टर्म शिफ्ट आएगी हमारे पास में वो आएगी ए म्यू प्राइम जे प्राइम माइनस ए म्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम, ये आएगा हमारे पास में। तो यहाँ पे जो रोटेशन लेवल आएगा उसको अपने लिख देंगे, जो वाइब्रेशन लेवल का जो शिफ्ट होगा हमारे पास में, तो यहाँ पे जो म्यू आएगा वाइब्रेशन लेवल का जो शिफ्ट होगा वो होगा जी म्यू प्राइम माइनस जी म्यू डबल प्राइम प्लस जो रोटेशन लेवल का जो शिफ्ट होगा हमारे पास में वो होगा एफ जे प्राइम माइनस एफ जे डबल प्राइम, ये होगा हमारे पास। इसको म्यू नॉट लिख दो, ये म्यू नॉट लिख दिया हमने, ठीक है। रोटेशन की अपने बात करते हैं। रोटेशन की बात करें तो अब यहाँ पे आएगा हमारे पास में बी जे प्राइम प्लस 1 माइनस बी जे डबल प्राइम प्लस 1 आएगा हमारे पास में, ठीक है। अब यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे लिए म्यू नॉट प्लस इसको हमने सोल्व किया हुआ, डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस 1 है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में जे प्राइम इक्वल टू जे डबल प्राइम प्लस 1 भी हो सकता है, जे प्राइम इक्वल टू जे डबल प्राइम माइनस 1 भी हो सकता है हमारे पास में, प्लस 1 भी हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है। अब जो प्लस 1 होगा हमारे पास में जे डबल प्राइम प्लस 1, यहाँ पे जे डबल प्राइम की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 4 हो सकती है। तो जे प्राइम की वैल्यू यदि जे डबल प्राइम 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। मतलब जे डबल प्राइम लोअर लेवल को रिप्रेजेंट कर, तो इसको लिख सकते हैं 2b जे डबल प्राइम प्लस 1, जो हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है ये, ठीक है। ये डिफरेंस हमने किया हुआ है कैलकुलेट, जे प्राइम की जगह जे डबल प्राइम प्लस 1 पुट कर देना तो ये आ जाएगा हमारे पास में, और जे प्राइम की जगह जे डबल प्राइम माइनस 1 पुट करोगे तो यहाँ पे जे प्राइम आ जाएगा, जे प्राइम प्लस 1 लोअर लेवल, ठीक है। तो इस टाइप से अपने इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने जो दोनों लेवल लिए हैं रोटेशन लेवल, यहाँ पे बी की वैल्यू हमने सेम ली है। अब जो बी है वो किस पे डिपेंड करता है, बी देखो डिपेंड करता है h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी पे। इसका मतलब बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर है, आर है रेडियस, आर है इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस। और हायर वाइब्रेशन लेवल पे अपने जब जाएंगे, अब यहाँ पे देखो ये जो रोटेशन लेवल है ये अलग अलग वाइब्रेशन लेवल के हैं, इसके वाइब्रेशन लेवल के अलग है, इस वाइब्रेशन लेवल के अलग है। तो अपने हायर वाइब्रेशन लेवल के रोटेशन लेवल को देखेंगे तो उनके लिए हायर वाइब्रेशन लेवल पे जाने पर आर की वैल्यू बढ़ जाती है, बी की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ जो बी होगा वो डिफरेंट होगा, इसके लिए बी म्यू डबल प्राइम होगा, इसके लिए बी म्यू प्राइम होगा, ठीक है। बी की वैल्यू डिफरेंट होगी, बी की वैल्यू डिफरेंट है तो ये स्पेक्ट्रा अब डिफरेंट आएगा हमारे पास में, बी म्यू प्राइम इज लेस देन बी म्यू डबल प्राइम। बी की जो वैल्यू है, जो रोटेशनल कांस्टेंट है, वो हायर लेवल पे कम होगा, ये याद भी रखना पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास में जो स्पेक्ट्रा आएगा म्यू नॉट तो है ही, प्लस बी म्यू प्राइम जे प्राइम प्लस 1 माइनस बी म्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम प्लस 1, और रोटेशन लेवल के जो सिलेक्शन रूल होंगे वो प्लस माइनस 1 होंगे, और यहाँ पे जो जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम होगा वो प्लस माइनस 1 होगा। जे प्राइम यदि जे डबल प्राइम प्लस 1 है तो इसको अपने कहेंगे आर ब्रांच होगी, और जे प्राइम यदि जे डबल प्राइम माइनस 1 है तो इसको कहेंगे पी ब्रांच। अब आर ब्रांच और इसको पी ब्रांच कह रहे हैं, हमें दो टाइप की ब्रांचेस
देखने को मिलेगी अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन में हमारे पास में वाइब्रेशन लेवल होगा, इसको प्लॉट करें स्पेक्ट्रा को, ये म्यू नॉट होगा। इस साइड हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा इस टाइप से, ये होगी आर ब्रांच, और इधर हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा जो होगी हमारे पास में पी ब्रांच, जब इसको प्लॉट करेंगे स्पेक्ट्रा को। ठीक है, जो हमें स्पेक्ट्रा मिल रहा है, एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा मिल रहा है, राइट साइड में आर ब्रांच, लेफ्ट साइड में पी ब्रांच। ठीक है, राइट साइड में आर ब्रांच क्यों मिल रही है हमें? राइट साइड क्योंकि ये हायर वेव नंबर साइड है हमारे पास में, जो राइट साइड है ये वेव नंबर, इधर जा रहे हैं तो वेव नंबर बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो वेव नंबर कम हो रहा है। अब इसको तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसको ये ऐसा ही क्यों मिल रहा है हमें, इसको यहाँ से भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। म्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास में? म्यू की वैल्यू है म्यू नॉट प्लस बी म्यू प्राइम जे प्राइम प्लस 1 माइनस बी म्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम प्लस 1। अब यहाँ पे बी म्यू प्राइम की वैल्यू, अब आर ब्रांच के लिए अपने बात करें, जे प्राइम इक्वल टू जे डबल प्राइम प्लस 1, इसको अपने कह रहे हैं आर ब्रांच। तो आर ब्रांच क्यों कह रहे हैं इसको अपने? इसके लिए तुम ये वैल्यू यहाँ पुट करके इसको सॉल्व करो, जे प्राइम की वैल्यू जे डबल प्राइम प्लस 1 पुट करके इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करके जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ तुम्हें, आर ब्रांच के लिए जो रिजल्ट आएगा हमारे पास में वो आएगा, इसको तुम म्यू प्राइम को तुम क्या लिख सकते हो? म्यू प्राइम को 1 लिख सकते हो, म्यू डबल प्राइम को 0 लिख सकते हो, क्योंकि जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल स्पेक्टर है वो हमने 0 1 वाला ही तो लिया है, ये रहा जो वाइब्रेशन लेवल 0 एंड 1। तो इसको B1 एंड B0 भी तुम लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसको B1 लिख सकते हो, म्यू नॉट B1 जे प्राइम प्लस 1 माइनस B0 जे डबल प्राइम प्लस 1। और आर ब्रांच के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में निकल के आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसको, म्यू नॉट प्लस 2B1, याद नहीं रखना ये 3B1 माइनस बी नॉट जे प्लस B1 माइनस बी नॉट जे स्क्वायर। यहाँ पे जो जो जे है वो जे डबल प्राइम भी लिख सकते हो, इसको जे डबल प्राइम लोअर लेवल को रिप्रेजेंट करता है, लोअर लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी होगी वो तो पॉजिटिव होगी, 3B1 माइनस बी नॉट ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि सीरीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हमें पता है जो B1 है वो तो लेस देन बी नॉट है, लेकिन B1 की वैल्यू बी नॉट से ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, और ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी। तो जैसे जैसे तुम जे की वैल्यू को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे जे डबल प्राइम की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, जे डबल प्राइम की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब है अपने जो ट्रांजिशन है वो हायर ऑर्डर ट्रांजिशन की अपने बात कर रहे हैं, हायर रोटेशन लेवल की अपने बात कर रहे हैं। ठीक है, जे डबल प्राइम की वैल्यू बढ़ाने का मतलब है अपने जो ट्रांजिशन है हायर रोटेशन ट्रांजिशन की अपने बात कर रहे हैं। हायर रोटेशन ट्रांजिशन पे क्या होगा हमारे पास में, ये वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी, जो शिफ्ट है वो डिक्रीज करता रहेगा लगातार, शिफ्ट डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसमें से कुछ हमेशा माइनस हो रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे जो शिफ्ट है वो डिक्रीज करेगा। शिफ्ट पहले ज़्यादा था, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, और ये राइट साइड में होगा हमारे पास में, शिफ्ट की जो वैल्यू है वो हमारे पास में कम होती जाएगी और राइट साइड में होगी, तो इसको अपने कहेंगे आर ब्रांच। आर ब्रांच क्यों कहेंगे? क्योंकि ये हायर वेव नंबर साइड पे, और हायर वेव नंबर का मतलब हायर वेव नंबर का मतलब, वेव नंबर क्या होता है हमारे पास में? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हायर वेव नंबर साइड में ये हमारे पास में आर ब्रांच होगी। हायर वेव नंबर का मतलब हायर फ्रीक्वेंसी मतलब लो वेव लेंथ। तो आर ब्रांच है तो आर ब्रांच क्या होगी? हायर वेव नंबर, ठीक है, हायर वेव नंबर। म्यू नॉट प्लस मिल रहा है ना हमें, म्यू नॉट से ज़्यादा मिल रहा है, देखो म्यू नॉट प्लस ये टर्म है और इसमें से एक टर्म माइनस हो रही है, ये पूरा प्लस में है और ये टर्म माइनस हो रही है। ठीक है, तो राइट साइड में हमें मिल रहा है, तो हायर वेव नंबर, लो एनर्जी, लो वेवलेंथ,
लो वेवलेंथ, और लो वेवलेंथ किसकी होती है? वॉयलेट की। यदि विजिबल की बात करें तो वॉयलेट रीजन में, तो जो हमारे पास में आर ब्रांच है उसका वेव नंबर हाई होगा, लो वेवलेंथ होगी, वॉयलेट रीजन होगा। तो हम कहेंगे जो आर ब्रांच है वो वॉयलेट की तरफ मूव कर रही है, हेड फॉर्म कर रही है, इसकी तरफ, वॉयलेट की तरफ, वॉयलेट की तरफ ये मूव करेगी जो आर ब्रांच होगी हमारे पास में। ठीक है, आर ब्रांच है, इनके जो लेवल की जो स्पेसिंग है वो डिक्रीज करेगी, किस तरफ होगी? वॉयलेट की तरफ। वॉयलेट की तरफ इसकी जो स्पेसिंग है वो डिक्रीज करेगी आर ब्रांच के लिए। आर ब्रांच जो राइट साइड वाली ब्रांच होगी। ठीक है, इसमें ये देखो है क्या, ये इसको समझने की कोशिश करो। ये एक रोटेशन लेवल है, इसके सब, इसके दोनों तरफ हमारे पास में वाइब्रेशन, इसके ये हमारे पास में वाइब्रेशन लेवल है, इसके दोनों तरफ रोटेशन लेवल होंगे। जो रोटेशन लेवल होंगे हमारे पास में, उनका जो गैप है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी राइट साइड में। तो ये गैप भी कम होता जा रहा है और इंटेंसिटी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसे अपने कह रहे हैं आर ब्रांच। तो यहाँ पे एक हेड फॉर्म कर देगा ये, यहाँ पे एक पॉइंट पे जाके इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, तो इसे अपने कहेंगे हेड फॉर्मेशन। हेड फॉर्मेशन, हेड फॉर्मेशन का मतलब इसके आगे इंटेंसिटी नहीं मिलेगी हमें, एक हेड फॉर्म हो जाएगा, और ये किस तरफ होगा? वॉयलेट की तरफ। सिमिलर वे में यदि अपने बात करें डेल्टा जे की वैल्यू -1, ठीक है, डेल्टा जे की वैल्यू -1, तो जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम इक्वल टू -1, तो जे प्राइम इक्वल टू जे डबल प्राइम -1। इसके लिए इसको अपने कहेंगे पी ब्रांच, और पी ब्रांच के लिए जो हमारे पास में जो वेव नंबर आएगा, हमारे पास में जो स्पेक्ट्रा आएगा वो आएगा वी पी इक्वल टू म्यू नॉट प्लस B1 माइनस बी नॉट, और ये आएगा हमारे पास में जे डबल प्राइम का होल स्क्वायर माइनस B1 प्लस बी नॉट, और ये आएगा हमारे पास में जे डबल प्राइम। तो ये आएगा हमारे पास में पी ब्रांच के लिए। यहाँ पे देख सकते हो B1 माइनस बी नॉट लेस देन 0 है, और B1 प्लस बी नॉट तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये जो वैल्यू है ये वी नॉट से माइनस हो रही है, वी नॉट से कम वैल्यू होगी, जो Vp है वो वी नॉट से कम है, क्योंकि ये दोनों टर्म यहाँ नेगेटिव हो रही है। तो जो पी ब्रांच होगी वो लेफ्ट साइड में होगी हमारे पास में, और ये हमेशा नेगेटिव होती जा रही है, नेगेटिव होती जा रही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं है, दोनों नेगेटिव है, क्योंकि ये वैल्यू स्मॉल है, B1 इज लेस देन बी नॉट, B1 लेस देन बी नॉट है, तो ये नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव होती जा रही है, तो इनका जो गैप वो इंक्रीज करता जाएगा, इनका गैप इंक्रीज करता जाएगा। तो पी ब्रांच का जो गैप है वो लगातार इंक्रीज करता जाएगा, तो इसको कहेंगे डिग्रेडेड। जो पी ब्रांच है वो डिग्रेडेड होगी टूवर्ड्स लोअर वेव साइड, लोअर वेव नंबर साइड, इस साइड में होगी लोअर वेव नंबर। लोअर वेव नंबर मतलब हाई वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ, क्योंकि वेव नंबर और वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हाई वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ मतलब रेड साइड में, रेड साइड में, तो इसको अपने कहेंगे रेड डिग्रेडेड। जो पी ब्रांच होगी उसको अपने कहेंगे रेड डिग्रेडेड, ठीक है, और जो आर ब्रांच होगी उसको अपने कहेंगे वॉयलेट हेड फॉर्मेशन। तो आर ब्रांच हेड फॉर्म करेगी, पी ब्रांच डिग्रेडेड होगी, उसका गैप लगातार बढ़ता रहेगा, आर ब्रांच का गैप लगातार कम होता रहेगा। आर ब्रांच में जो जे डबल प्राइम होगा, ये भी पॉइंट नोट करना, आर ब्रांच की बात करें तो आर ब्रांच में जे डबल प्राइम की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? जीरो से, 0 1 2 3। क्यों जीरो से शुरू होगी? क्योंकि जो लोवेस्ट जे डबल प्राइम है वो जीरो होगा आर ब्रांच में। यदि जे डबल प्राइम जीरो है तो जे प्राइम की वैल्यू 1 से शुरू होगी, ठीक है। और पी ब्रांच की बात करें तो पी ब्रांच में जे डबल प्राइम की वैल्यू हमारे पास में 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि यदि जे डबल प्राइम की वैल्यू जीरो हो जाती है तो जे प्राइम की वैल्यू -1 होगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इफ आर पी ब्रांच की बात करें, इफ जे डबल प्राइम इक्वल टू 0, तो जे प्राइम विच इज़ -1, विच इज़ नॉट पॉसिबल, -1 पॉसिबल नहीं है। जे प्राइम की वैल्यू हमारे पास में 0 1 2 3 हो सकती है,
इस वजह से जे डबल प्राइम 0 नहीं होगा पी ब्रांच के लिए। तो आर ब्रांच में आर 0 होगा, आर 1 होगा, आर 2 होगा, आर 3 होगा, और पी ब्रांच में पी 1 होगा, पी 2 होगा। तो पी ब्रांच हमेशा 1 से शुरू होगी, जे डबल प्राइम इक्वल टू 1 से, और जो आर ब्रांच है वो हमेशा 0 से शुरू होगी। तो ये पॉइंट तुम्हें अच्छे से याद रखने हैं। अब अपने बात करेंगे, यदि हमने ये तो हमने डिस्कस कर लिया जब बी की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। अब अपने बात करें यदि हम बी सेम ले लें, अपने केस डिस्कस करें इफ बी सेम। अब देखो ये चीज़ें याद रखने की वैसे जरूरत ही नहीं है, ये प्रैक्टिस से खुद ही आ जाएगी तुम्हें। ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे इसकी, इसको लिख के देखोगे एक दो बार तो खुद आ जाएगी ये चीज़ें। यदि बी सेम है, बी सेम है तो देखो जो म्यू है हमारे पास में, या अपने जो ए म्यू जे की बात करें, ए म्यू जे क्या था, जी म्यू प्लस एफ जे, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास में, ये लिखने की जरूरत नहीं है तुम, या तुम म्यू लिख दो डायरेक्ट। म्यू क्या था, वेव नंबर क्या था, वेव नंबर था हमारे पास में म्यू नॉट प्लस बी म्यू प्राइम, या बी वन जे प्राइम प्लस 1 माइनस बी 0 जे डबल प्राइम प्लस 1। ये था हमारे पास में। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, पूरा स्टार्टिंग से करने की जरूरत नहीं। अब यदि बी वन इक्वल टू बी नोट है, लेट्स से कंसीडर कर लेते हैं कि बी वन इक्वल टू बी नोट है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में म्यू नोट बी कॉमन ले लिया, जे प्राइम प्लस 1 माइनस जे डबल प्राइम प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास में। और यदि जे प्राइम की वैल्यू जे डबल प्राइम प्लस 1 है तो ये आर ब्रांच होगी, ये आर ब्रांच होगी हमारे पास में। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आर ब्रांच के लिए क्या आ जाएगा, म्यू नॉट प्लस बी जे प्राइम की जगह जे डबल प्राइम प्लस 1, जे डबल प्राइम प्लस 1, जे डबल प्राइम प्लस 2, जे डबल प्राइम प्लस 1। इसको सॉल्व कर लो, म्यू नॉट प्लस बी जे डबल प्राइम प्लस 1 कॉमन ले लो, जे डबल प्राइम प्लस 2 माइनस जे डबल प्राइम, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारे पास में म्यू नॉट प्लस 2b जे डबल प्राइम प्लस 1। तो जे डबल प्राइम की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 ये हो सकती है। तो आर ब्रांच क्या होगी हमारे पास में, तो वी म्यू नॉट 2b जे डबल प्राइम प्लस 1। तो आर जीरो ब्रांच क्या होगी, म्यू नॉट प्लस 2b। आर वन क्या होगी, म्यू नॉट प्लस 4b। ऐसे हमारे पास में ये आर ब्रांच निकल जाएगी। ऐसे पी ब्रांच की बात करें, ये आर ब्रांच होगी। तो आर ब्रांच है, म्यू नोट से पहले 2b ज़्यादा होगी, फिर म्यू नोट से 4b ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो आर ब्रांच है वो कॉन्स्टेंट होगी, ठीक है, जो गैप होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। यहाँ पे पी ब्रांच की बात करें, पी ब्रांच की बात करें तो म्यू जे प्राइम क्या होगा, जे डबल प्राइम माइनस 1, ठीक है। ये पुट कर दो यहाँ पे, म्यू नोट प्लस बी जे प्राइम की जगह पुट कर दो जे डबल प्राइम माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा जे डबल प्राइम माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जे डबल प्राइम माइनस जे डबल प्राइम प्लस 1। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट प्लस बी जे डबल प्राइम कॉमन ले लिया, जे डबल प्राइम माइनस 1 माइनस जे डबल प्राइम माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास में। जे डबल प्राइम से जे डबल प्राइम कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट प्लस बी माइनस 2 जे डबल प्राइम, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट माइनस 2b जे डबल प्राइम। और जे डबल प्राइम की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये मैंने बताया क्यों 1 2 3 4 होगी, 0 क्यों नहीं होगी। तो ये हमारे पास में आर ब्रांच होगी, सॉरी पी ब्रांच होगी। और पी ब्रांच के लिए अलग अलग वैल्यू भी लिख सकते हो तुम,
म्यू नॉट माइनस 2b जे डबल प्राइम। P1 की बात करें तो म्यू नॉट माइनस 2b। P2 की बात करें म्यू नॉट माइनस 4b। वही है सेम। तो दोनों तरफ जो ब्रांचेज होगी हमारे पास में वो इक्वल डिस्टेंस पे होगी। आर ब्रांच और पी ब्रांच की अपने बात करें तो इक्वल डिस्टेंस पे होगी हमारे पास में। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वल ना डिग्रेड होगी ना हेड फॉर्म करेगी। तो इस टाइप से होगी। ये आर ब्रांच है, ये पी ब्रांच है। R0 R1 ऐसे P0 P1। तो इस टाइप से होगा हमारे पास में। आई होप ये समझ में आया हो वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं है। इसको इन जनरल लिखना चाहें, यदि अपने आर ब्रांच और पी ब्रांच को कंबाइन लिखना चाहें तो इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। कंबाइन फॉर्मूले की बात करें, ये भी याद रख सकते हो तुम, कंबाइन फॉर्मूला। कंबाइन फॉर्मूला की बात करें तो ये होगा हमारे पास में म्यू इक्वल टू म्यू नॉट प्लस बी म्यू प्राइम प्लस बी म्यू डबल प्राइम इंटू एम प्लस बी म्यू प्राइम माइनस बी म्यू डबल प्राइम एम स्क्वायर। ये हमारे पास में कंबाइंड फॉर्मूला होगा। यहाँ पे एम की वैल्यू होगी जे डबल प्राइम प्लस 1 फॉर आर ब्रांच। जे डबल प्राइम होगा 0 1 2 3 4 आर ब्रांच के लिए, और एम की वैल्यू होगी माइनस जे डबल प्राइम, और जे डबल प्राइम होगा -1 -2 -3 और पी ब्रांच। ठीक है, एम की वैल्यू माइनस जे डबल प्राइम होगी। ठीक है, ये आर ब्रांच और पी ब्रांच के लिए अपने कंबाइंड लिख सकते हैं इसको, फॉर्मूले को। ठीक है, सेम ही रिजल्ट आ रहा है, इनसे भी सेम रिजल्ट आएगा, उससे भी आएगा। वैसे ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, कंबाइंड फॉर्मूला याद रखोगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज होगे। ठीक है, तो डायरेक्ट करो। अब अपने बात करते हैं थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइब्रेशन एंड रोटेशन लेवल। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइब्रेशन एंड रोटेशनल लेवल। तो देखो, अब डिस्कस करते हैं थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइब्रेशन एंड रोटेशन लेवल। थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर के साथ में क्या डिपेंडेंस होगा वाइब्रेशन और रोटेशन लेवल का। सिर्फ वाइब्रेशन लेवल में अपने बात करें, हमें पता है ये लोअर वाइब्रेशन लेवल होंगे, ये हायर वाइब्रेशन लेवल होंगे, म्यू डबल प्राइम एंड म्यू प्राइम। ठीक है, तो लोअर वाइब्रेशन लेवल और हायर वाइब्रेशन लेवल की अपने बात करें तो इनमें जो मॉलिक्यूल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस टाइप से होगा, वो कुछ इस टाइप से होगा एन म्यू अपॉन एन जीरो। एन म्यू अपॉन एन जीरो, एन जीरो यहाँ पे है सबसे लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल, और एन म्यू यहाँ पे है कोई हाईएस्ट वाइब्रेशन लेवल जिसका वाइब्रेशन नंबर हमारे पास में कितना, एन म्यू। एन जीरो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल, एन म्यू है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन म्यूथ वाइब्रेशन लेवल, और ये जो होगा ये हमारे पास में होगा ई की पावर माइनस, इसकी जो वैल्यू होगी, ये जो फॉर्मूला होगा ये होगा ई की पावर माइनस जी म्यू एच सी बाय के बी टी। जी म्यू एच सी क्या है, जी म्यू एच सी हमारे पास में वाइब्रेशन एनर्जी, ई म्यू ये होगी हमारे पास में, क्योंकि ये जी म्यू टर्म शिफ्ट है, टर्म शिफ्ट को एच सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगी। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे यदि अपने एन म्यू का, म्यू के साथ में एन म्यू बाई एन नॉट का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा हमारे पास में। ठीक है, टेम्परेचर के साथ में ये जो ग्राफ है, ये लत से हमारे पास में ये ग्राफ होगा, ये 1000 केल्विन पे है और ये 300 केल्विन पे है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे हायर एनर्जी लेवल में वो ज़्यादा होंगे, हायर वाइब्रेशन लेवल में ज़्यादा होंगे। लो टेम्परेचर पे जो पार्टिकल है वो हायर वाइब्रेशन लेवल में कम होंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू कम करते जाओगे, ग्राफ है वो लोअर वाइब्रेशन लेवल में जो नंबर ऑफ एटम की संख्या है वो ज़्यादा होती जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका पर्टिकुलर हमारे पास में ग्राफ होगा,
क्योंकि लो टेम्परेचर पे क्या होगा, जो पार्टिकल है वो लोअर वाइब्रेशन स्टेट में रहेंगे, तो म्यू की वैल्यू, जहाँ पे ग्राफ जीरो हो जाता है वहाँ पे म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा म्यू की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल की संख्या हायर वाइब्रेशन लेवल में बढ़ेगी। अब हमें पता है, ये फॉर्मूला याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता है वाइब्रेशन लेवल के साथ में बहुत सारे रोटेशन लेवल भी अटैच है। ठीक है, ये वाइब्रेशन लेवल है, इस वाइब्रेशन लेवल के साथ में बहुत सारे रोटेशन लेवल है, ये एक वाइब्रेशन लेवल, इसके साथ में बहुत सारे रोटेशन लेवल है। ये म्यू डबल प्राइम है 0 और म्यू प्राइम है ये 1। ठीक है, इसके साथ में बहुत सारे रोटेशन लेवल है, जे डबल प्राइम और जे प्राइम। जे डबल प्राइम की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है, ये भी 0 1 2 3, ये हमारे पास में बहुत सारे रोटेशन लेवल अटैच है। तो रोटेशन लेवल में जो पार्टिकल का, जो मॉलिक्यूल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा फॉर डिफरेंट वाइब्रेशन लेवल, अब यहाँ पे एक तो सबसे पहले तो वाइब्रेशन लेवल आ गए, फिर उन वाइब्रेशन लेवल में भी रोटेशन लेवल है, तो उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास में, ये याद रखना, ये होगा एन जे अपॉन एन नोट इज इक्वल टू एच सी बी अपॉन के बी टी। ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, 2j+1 ई की पावर माइनस बी जे j+1 एच सी बाय के बी टी। यहाँ पे जो एन जे है हमारे पास में वो है एन जे नंबर ऑफ वाइब्रेशन लेवल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन jth रोटेशन लेवल। और यहाँ पे हमारे पास में एन नोट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन रोटेशन लेवल corresponding to lowest rotational level, lowest vibration level। अब यहाँ पे जो एन नोट है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन रोटेशनल लेवल एसोसिएटेड विद द लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल, और एन जी हमारे पास में नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन रोटेशन इन जेथ रोटेशन लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे अपने, इसका जो ग्राफ आएगा एन जे बाई एन नोट का जे के साथ में, ये फॉर्मूला याद रखना, जे के साथ में जो ग्राफ आएगा वो ये आएगा। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ आएगा, और जे की पर्टिकुलर एक वैल्यू पे हमारे पास में इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो लोवेस्ट रोटेशन लेवल में जो हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो बहुत कम होंगे। ठीक है, हायर रोटेशन लेवल में जैसे जैसे अपने हायर रोटेशन लेवल पे जाएंगे पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे पार्टिकल की संख्या मैक्सिमम होगी, फिर उसके बाद में पार्टिकल की संख्या फिर घटेगी। तो रोटेशन लेवल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल का वो कुछ इस टाइप से होता है। और ऐसा कौन सा वो जे होगा जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या, जिस रोटेशन लेवल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या ज़्यादा होगी उसको मोस्ट प्रोबेबल रोटेशन भी अपने कहेंगे, तो वो होगा हमारे पास में जे मैक्सिमम। तो अपने क्या करेंगे, जस्ट डिफ्रेंशिएट करना है हमें जे के रिस्पेक्ट में एन जे अपॉन एन नोट को, जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ से जे की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारे पास में वो आएगी, ये याद रखना फॉर्मूला, के बी टी बाय 2BHC माइनस हाफ, ये हमारे पास में जे मैक्सिमम आएगा। इस वैल्यू पे हमारे पास में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन रोटेशन लेवल है वो मैक्सिमम होंगे इस पर्टिकुलर वैल्यू पे। तो जे मैक्सिमम की वैल्यू इंक्रीज होगी यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा और बी डिक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर और बी की वैल्यू डिक्रीज करने पर हमारे पास में जे मैक्सिमम की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। तो ये भी तुम्हें याद रखना है। बात समझ में आई यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए जे मैक्सिमम का। तो आर ब्रांच और पी ब्रांच जो हमारे पास में होगी, जैसे ये हमारे पास में ये म्यू नोट है तो ये आर ब्रांच है, तो आर ब्रांच की ये रोटेशन लेवल होंगे हमारे पास में।
तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से होगा, ये पी ब्रांच के रोटेशन लेवल होंगे, तो आर ब्रांच में भी एक जे मैक्सिमम होगा और पी ब्रांच में भी हमारे पास में जे मैक्सिमम होगा। आर ब्रांच और पी ब्रांच, ये आर ब्रांच है, आर ब्रांच के लिए भी जे मैक्सिमम होगा और पी ब्रांच के लिए भी जे मैक्सिमम होगा, वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। आर ब्रांच और पी ब्रांच के लिए क्या जे मैक्सिमम की हमारे पास में वैल्यू है, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और यदि बी की वैल्यू सेम है और आर ब्रांच और पी ब्रांच में पर्टिकुलर जे मैक्सिमम के लिए तुम अपने वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर जो जे मैक्सिमम है यहाँ पे वेव नंबर कितना होगा वो भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। पर्टिकुलर जे मैक्सिमम के लिए जो वेव नंबर होगा, वेव नंबर जे आर ब्रांच के लिए जो वेव नंबर होगा वो हमारे पास में, सॉरी, जो वेव नंबर होगा पी ब्रांच के लिए और आर ब्रांच के लिए जो होगा वेव नंबर, पी ब्रांच के लिए होगा म्यू नॉट माइनस 2b जे मैक्सिमम और आर ब्रांच के लिए होगा म्यू नॉट प्लस 2b जे मैक्सिमम प्लस 1, जब b की वैल्यू सेम है और सेम b, ये निकाला था ना सेम b के लिए, देखो आर ब्रांच और पी ब्रांच का वेव नंबर निकाला था हमने सेम b के लिए, कहाँ पे गया, ये रहा, सेम b के लिए हमने कैलकुलेट किया था ना यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे पी ब्रांच, ये रहा आर ब्रांच और ये रहा पी ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे जे डबल प्राइम की जगह या जे की जगह यहाँ पे जे मैक्सिमम लिख देंगे। पी आर की जो वैल्यू और वीपी की वैल्यू हमारे पास में जो मैक्सिमम वैल्यू है वेव नंबर की, वो यहाँ से हमारे पास में आर ब्रांच और पी ब्रांच के लिए जो वेव नंबर की जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में, जिसपे इस जे के कॉरेस्पॉन्डिंग, जो जे की मैक्सिमम वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वी आर और जी वी पी की वैल्यू हमारे पास में वो ये होगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की अपने बात करें तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, बेसिकली कोई भी हमारे पास में क्रिस्टल है, लेट्स से दिस इज आर क्रिस्टल, इस क्रिस्टल पे कोई अपने वेवलेंथ इंसिडेंट करवाएं लैम्डा नॉट या कोई फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करवाएं म्यू नॉट, तो हमें जो स्कैटरिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जो स्कैटरिंग हमें लाइट मिलेगी, तो उसमें फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट होगी। म्यू नॉट के साथ साथ में हमें कुछ कम फ्रीक्वेंसी और कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। म्यू नॉट तो हमें मिलेगी मिलेगी जिसको अपने कहेंगे रेले स्कैटरिंग। तो तीन टाइप की हमें फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी आफ्टर स्कैटरिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। कोई भी लाइट है इसको इंसिडेंट करवाएं किसी क्रिस्टल पे, आफ्टर स्कैटरिंग, स्कैटरिंग होने के बाद में जो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी आफ्टर स्कैटरिंग, स्कैटर्ड लाइट जो मिलेगी उसमें तीन टाइप की फ्रीक्वेंसी होगी, एक म्यू नॉट, एक म्यू नॉट माइनस डेल्टा म्यू, एक होगी म्यू नॉट प्लस डेल्टा म्यू। अब म्यू नॉट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, इसको वेव नंबर भी तुम लिख सकते हो, जस्ट फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है सी बाय लैम्डा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को सी से डिवाइड कर दो तो 1/λ ये वेव नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को सी से डिवाइड कर दो तो वो वेव नंबर हो जाएगा। तो वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी लगभग सिमिलर चीज़ है, सी का डिफरेंस है उनमें। तो ये जो लाइन होगी इसको अपने कहेंगे स्टोक लाइन, और ये जो लाइन होगी इसको कहेंगे एंटी स्टोक लाइन, ठीक है। जो म्यू नॉट माइनस डेल्टा म्यू होगी उसको अपने स्टोक लाइन कहेंगे और म्यू नॉट प्लस डेल्टा म्यू जो होगी वो एंटी स्टोक लाइन होगी और एंटी स्टोक रमन लाइन होगी। और जो डिफरेंस होगा यहाँ पे डेल्टा म्यू का, एक म्यू नॉट मिल रही है हमें सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, ये होगी हमारे पास में म्यू नॉट माइनस डेल्टा म्यू और ये होगी म्यू नॉट प्लस डेल्टा म्यू, इसको कहेंगे स्टोक रमन लाइन, इसको कहेंगे एंटी स्टोक रमन लाइन, और ये होगी रेले स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग का मतलब है यहाँ पे एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हुआ है। तो ये जो सेंटर वाली लाइन होगी वो होगी इलास्टिक कोलिजन की वजह से या इलास्टिक स्कैटरिंग की वजह से, और जो हमारे पास में दोनों साइड की जो लाइन होगी रमन लाइन जो होगी वो कि इन इलास्टिक स्कैटरिंग की वजह से, जहाँ एनर्जी में चेंजेस हुआ है।
एनर्जी में लॉस हुआ है या एनर्जी में गेन हुआ है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। ये भी होगा इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो यहाँ पे ये जो गैप है डेल्टा म्यू, ये जो गैप डेल्टा म्यू आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में जो गैप आ रहा है, ये डेल्टा म्यू मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल प्रॉपर्टी, किस मटेरियल से अपने उसको स्कैटर्ड करवा रहे हैं। ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ भी रख लो, अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं इंसिडेंट लाइट की। तो हमारे पास में जो स्कैटर्ड लाइट होगी, जिसमें दो स्टोक और एंटी स्टोक लाइन हमें मिल रही है, दो टाइप की लाइन जिनको नाम दिया गया स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन। इस पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। हमें एग्जाम ओरिएंटेड रहना है इस पर। तो इसमें जो दो लाइन हमें मिल रही है, स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन, इन दोनों लाइन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो शिफ्ट है फ्रॉम रेले स्कैटरिंग, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से जो शिफ्ट हुआ दोनों तरफ, वो जो शिफ्ट है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल के लेवल्स पे डिपेंड करता है। जो हमारे पास में मटेरियल है उनके एनर्जी लेवल्स क्या है। ठीक है, मटेरियल का एनर्जी लेवल यदि अपने मटेरियल चेंज कर देंगे तो शिफ्ट चेंज हो जाएगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे तो शिफ्ट डेल्टा म्यू सेम रहने वाला है। डेल्टा म्यू में ये वेव नंबर है, डेल्टा म्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जो हमारे पास में डेल्टा म्यू है, तो हमारे पास में जो स्टोक लाइन है वो लोअर वेव नंबर साइड में होगी, क्योंकि म्यू नॉट माइनस डेल्टा म्यू है। ये लिख लो पॉइंट, ताकि एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है कई बार। स्टोक लाइन है म्यू नॉट माइनस डेल्टा म्यू, लोअर वेव नंबर साइड। और हमारे पास में एंटी स्टोक लाइन जो है वो हमारे पास में हायर वेव नंबर साइड होगी। क्योंकि प्लस है या माइनस है तो लोअर वेव नंबर साइड। और एंटी स्टोक लाइन की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टोक लाइन, एंटी स्टोक लाइन की जो इंटेंसिटी है वो हमेशा लेस होगी इंटेंसिटी ऑफ स्टोक लाइन। ये क्यों होगा, ये इसका भी रीजन है। इसका रीजन क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, बट क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इसको एक्सप्लेन किया गया। बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है। अब देखो, जो रमन स्पेक्ट्रा है वो दोनों टाइप के मटेरियल में देखने को मिलता है। ये अपने होमोन्यूक्लियर की बात करें, इसमें भी देखने को मिलता है। ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट की वजह से नहीं होता। यही हेट्रो की बात करें, इसमें भी देखने को मिलता है। ठीक है, हेट्रो और होमोन्यूक्लियर दोनों टाइप के मॉलिक्यूल में जो रमन स्पेक्ट्रा है वो देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट की वजह से नहीं होता ये स्पेक्ट्रा। ये स्पेक्ट्रा होता है, इस स्पेक्ट्रा किस वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन पोलराइजेबिलिटी, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की पोलराइजेबिलिटी चेंज होने की वजह से ये जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है, ड्यू टू चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो ये पॉइंट भी एक नोट करोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो दोनों टाइप के मटेरियल में, चाहे होमोन्यूक्लियर हो चाहे हेट्रोन्यूक्लियर, देखने को मिलता है। अब हमें पता है जो रोटेशन और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है वो सिर्फ हेट्रोन्यूक्लियर में देखने को मिलते हैं। बट जो रमन स्पेक्ट्रा है, रमन जो स्पेक्ट्रा है वो दो टाइप के हैं, एक रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा और रमन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, दो टाइप के हैं, रमन रोटेशनल और रमन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। और ये दोनों स्पेक्ट्रा हमें हेट्रो में तो वैसे ही देखने को मिल रहा था पहले भी, लेकिन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में भी ये दोनों देखने को मिलते हैं। जो रमन स्पेक्ट्रा है, सिर्फ रोटेशन की बात करें, सिर्फ वाइब्रेशन की, वो नहीं मिलते देखने को। ठीक है, रमन रोटेशन स्पेक्ट्रा और रमन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा दोनों टाइप के मॉलिक्यूल में देखने को मिलते हैं, चाहे होमो की बात करें चाहे अपने हेट्रो की बात करें। इट इज ड्यू टू चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल है उसकी स्ट्रक्चर में चेंज होता है। पोलराइजेबिलिटी इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, मटेरियल की स्ट्रक्चर में चेंज होगा। ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, the intensity of the light, not intensity, the frequency of the light will change. We are getting three type of frequency after scattering from the material.
द फर्स्ट वन इज द सेंट्रल वन इज रेले स्कैटरिंग and the side one is stoke and anti-stoke line. The stoke line will lie towards the lower wave number side and the anti-stoke line will lie towards the higher wave number side. ठीक है, ड्यू टू चेंज इन पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी में जो चेंज होगा वो क्या होगा, रोटेशनल रमन की बात करें और वाइब्रेशन रमन की बात करें, पोलराइजेबिलिटी को अपने अल्फा से लिखते हैं, तो दोनों में पोलराइजेबिलिटी में चेंज लिख देता हूँ। वाइब्रेशन में पोलराइजेबिलिटी में जो चेंज होगा वो होगा अल्फा 0 प्लस अल्फा म्यू साइन 2 पाई म्यू ऑसिलेशन इनटू टी, ये होगा पोलराइजेबिलिटी में चेंज फॉर वाइब्रेशन। रोटेशन की बात करें अल्फा 0 प्लस साइन 2 पाई 2 म्यू रोटेशन इनटू टी। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी पोलराइजेबिलिटी में जब चेंज होगा तो रोटेशनल जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 टाइम होगी और यहाँ पे जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो ओनली सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी, म्यू ऑसिलेशन। रोटेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 म्यू रोटेशनल होगी। इस पॉइंट को जरूर नोट करना। जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है इट इज जस्ट डबल्ड। ठीक है, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी डबल होगी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हमारे पास में सिंगल फ्रीक्वेंसी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अपने जब स्पेक्ट्रा की अपने बात करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली हमें पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है इसको, ये कैसे आई, पोलराइजेबिलिटी कैसे चेंज हुई, सारी चीज़ें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बट ये याद रखना रोटेशन फ्रीक्वेंसी हमारे पास में डबल होगी और वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी है वो म्यू ऑसिलेशन वो सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी, ये जस्ट डबल होगी। इनिशियल रोटेशन जो लेवल है उनकी जस्ट डबल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, जो हमें एक्चुअल में विदाउट एनी चेंजिंग इन पोलराइजेबिलिटी जो रोटेशन हमें मिलना चाहिए था उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो यहाँ रोटेशनल फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हमारे पास में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अब यदि इसके क्वांटम थ्योरी की बात करें, क्वांटम मैकेनिकली इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग रोटेशनल स्पेक्ट्रा है। क्वांटम मैकेनिकली इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, मान लो ये मटेरियल के एनर्जी लेवल है, ई डबल प्राइम एंड ई प्राइम। ई डबल प्राइम इज द लोअर लेवल, ई प्राइम इज द हायर लेवल। जब अपने लाइट इंसिडेंट करेंगे एच म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की, एच म्यू नॉट एनर्जी की एक लाइट इंसिडेंट करी जिसका ये गैप है हमारे पास में, तो क्या जो लोअर लेवल में जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस फोटोन को, लाइट फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और एक इमेजिनरी लेवल में चला जाएगा। इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक इमेजिनरी लेवल में चला गया। जब इमेजिनरी लेवल से ये वापस आएगा, जाएगा नहीं, एक्चुअल में हमने एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा बना दिया। जब इस इमेजिनरी लेवल से लेस से, अब एक्चुअल में तो कहाँ गया, एक्चुअल में तो वो हायर एक्साइटेड स्टेट में गया, फोटोन को एब्जॉर्ब किया, हायर एक्साइटेड स्टेट में चल गया। लेकिन एक्चुअल में इसको बनाने का तरीका क्या है कि उसने पूरे फोटोन को एब्जॉर्ब किया, फोटोन को एब्जॉर्ब करके वो हायर एक्साइटेड स्टेट में है। अब वो जब वापस लौटेगा तो वो ग्राउंड स्टेट में नहीं लौटेगा, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लौटेगा। जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लौटेगा तो इतनी फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा इस गैप के इक्वल। ठीक है, और उसने एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की थी, एच म्यू नॉट। तो यहाँ पे जो ये गैप है ई, दोनों एनर्जी का डेल्टा ई ले सकते हो, डेल्टा ई गैप है। तो हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, म्यू फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वो क्या होगी हमारे पास में, एच म्यू नॉट माइनस डेल्टा ई बाय एच, ये हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और ये फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगी और इसको कहेंगे अपने स्टोक लाइन, स्टोक लाइन। अब यहाँ पे स्टोक लाइन में क्या हुआ, जो एटम है वो लोअर लेवल से हायर लेवल में गया है, मॉलिक्यूल जंप्स टू हायर लेवल, लोअर लेवल से मॉलिक्यूल हायर लेवल में जंप किया है, इसको स्टोक लिख सकते हो। डेल्टा ई है एनर्जी ऑफ द एनर्जी, डेल्टा इज द गैप ऑफ द एनर्जी लेवल ऑफ मटेरियल दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल दैट वी आर यूजिंग फॉर स्कैटरिंग। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे एच म्यू नॉट फोटोन की एनर्जी है। और एक ऐसा होगा, मान लो कोई मॉलिक्यूल यदि एक्साइटेड स्टेट में है, कोई मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में कोई मॉलिक्यूल है तो फोटोन को एब्जॉर्ब करके ये ऊपर चला जाएगा इमेजिनरी लेवल में। जब वापस लौटेगा, लेट्स से वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है,
अब ये जो फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा वो कितनी होगी, एच म्यू नॉट प्लस डेल्टा ई। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी एमिट होगी एच म्यू नॉट प्लस डेल्टा ई बाई एच, ये फ्रीक्वेंसी एमिट होगी और ये होगी एंटी स्टॉक। एंटी स्टॉक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो स्टॉक लाइन की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। और यहाँ पे ये जो गैप, ये अब एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में तो जो पार्टिकल है वो हायर एक्साइज स्टेट से लोअर एक्साइज स्टेट में आया, बट किस वजह से आया, एक फोटोन पहले क्या हुआ, उसने जो हायर एक्साइज स्टेट में हमारे पास में जो मॉलिक्यूल था उसने पहले फोटोन को एब्जॉर्ब किया, एक इमेजिनरी लेवल में चला गया एच म्यू नॉट एनर्जी गेन करके, एक इमेजिनरी लेवल, एक्चुअल में नहीं गया बट फोटोन को एब्जॉर्ब किया, इट मीन्स इट इज गेन्ड बाय सम एनर्जी एच म्यू नॉट। उसके कॉरस्पॉन्डिंग वी हैव ड्रॉन ए लेवल दैट इज इमेजिनरी लेवल। उस इमेजिनरी लेवल से जब वो वापस बैक करेगा तो वो सेम स्टेट में ना आके, लेट्स से इट इज जंप टू ग्राउंड स्टेट, जब वो ग्राउंड स्टेट में जंप कर जाता है तो हमें तो फ्रिक्वेंसी एनर्जी मिलती है दैट इज एच म्यू नॉट प्लस डेल्टा ई। ठीक है, तो ये एंटी स्टोक लाइन है। अब एंटी स्टोक लाइन की इंटेंसिटी कम होती है, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस ग्राफ। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, क्योंकि एंटी स्टोक लाइन किस वजह से हमें मिल रही है, एंटी स्टोक लाइन हमें मिल रही है हायर एक्साइटेड स्टेट के मॉलिक्यूल की वजह से। एंटी स्टोक लाइन इन मॉलिक्यूल की वजह से मिल रही है और स्टोक लाइन इन मॉलिक्यूल की वजह से मिल रही है। और हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जो संख्या है वो ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में नहीं है तो उनका जो लोअर लेवल में जो प्रोबेबिलिटी आने की वो भी कम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल यदि एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो वो ग्राउंड स्टेट में क्या आएंगे, या प्रेजेंट, मान लो यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे 5 ही मॉलिक्यूल है और जो फोटोन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी ना, एमिशन की नहीं होगी, क्योंकि जो लोअर मॉलिक्यूल है वो 100 है और हायर मॉलिक्यूल 5 ही है, तो 100 में से 95% प्रोबेबिलिटी तो ये है कि स्टोक लाइन मिलेगी, 5% प्रोबेबिलिटी है कि एंटी स्टोक लाइन मिलेगी, तो इंटेंसिटी ऑब्वियसली स्टोक लाइन की ज़्यादा होगी एंटी स्टोक लाइन से। तो ये रीज़न है, जैसे जैसे टेम्परेचर तुम इंक्रीज करोगे, मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंटी स्टोक लाइन की इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हायर लेवल में बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा की बात करें, रोटेशनल रमन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें तो वो तो सेम वैसा ही है, रमन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा। रमन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा की बात करें तो वो सेम वैसा ही है जो हमने पहले डिस्कस किया था, वहाँ और कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जो जी म्यू होगा वो होगा ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ, सेम वही है। आई आर जो स्पेक्ट्रा है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा है, सेम वही स्पेक्ट्रा है, अलग से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अपने रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें, ये डिफरेंट है, इसमें सिलेक्शन रूल डिफरेंट है। रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें तो यहाँ जो सिलेक्शन रूल है वो है +-2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो रही है, 2 म्यू रोटेशन, तो उस वजह से यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल है वो डेल्टा +-2 है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो हमें वेव नंबर मिलेगा, वेव नंबर रोटेशन के लिए, आर ब्रांच के लिए वेव नंबर रोटेशन के लिए, यहाँ पे जो हमें वेव नंबर मिलेगा, ये क्या हो गया, तो यहाँ पे जो वेव नंबर मिलेगा हमें, एक सेकेंड, वेव नंबर रोटेशन के लिए वो मिलेगा हमारे पास में फॉर रोटेशन, वाइब्रेशन से एसोसिएटेड होगा रोटेशन, तो एक सेंट्रल वाइब्रेशन होगा म्यू नॉट, जिसको अपने कहेंगे सेंट्रल वाइब्रेशन लाइन। ठीक है, म्यू नॉट होगा, जैसे अपने ने वाइब्रेशन रोटेशन में डिस्कस किया था। एक्चुअल में सिर्फ रोटेशन जैसा कुछ भी नहीं होगा, एक्चुअल में देखेंगे तो वाइब्रेशन प्लस रोटेशन होगा। एक सेंटर में वाइब्रेशन होगा हमारे पास में, प्लस जो रोटेशन होगा वो होगा हमारे पास में, ये प्लस माइनस लिख सकते हो इसको, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, +- FJ+2 -FJ। ये प्लस माइनस क्यों लिखा, एक होगा हमारे पास में स्टोक लाइन के लिए, एक एंटी स्टोक लाइन के लिए, माइनस एंटी स्टोक का होगा और प्लस स्टोक लाइन का होगा हमारे पास में।
ठीक है, इस वजह से प्लस माइनस 1 लिखा है। तो म्यू नॉट प्लस माइनस 1 एफ जे प्लस 2, तो बी जे प्लस 2 प्लस 1 माइनस बी जे प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आंसर निकालोगे, म्यू नॉट प्लस माइनस बी, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या? डायरेक्ट आएगा 4b जे प्लस 3/2, ये आंसर आएगा हमारे पास में। जो रोटेशन होगा हमारे पास में, रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए जो वेव नंबर आएगा हमारे पास में, वो आएगा म्यू नॉट सेंट्रल वाइब्रेशन प्लस माइनस 4b जे प्लस 3/2। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद रखना है। अब यहाँ पे अपने बात करें, अब अलग अलग जे की वैल्यू के लिए, यदि जे की वैल्यू 0 लें अपने, जे इक्वल टू 0 के लिए, तो ये जो म्यू रोटेशनल आएगा, ये आएगा म्यू नॉट प्लस माइनस 4b इंटू 3/2, तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 6b। जे इक्वल टू 1 लें अपने, तो म्यू रोटेशनल आएगा म्यू नॉट प्लस माइनस 6b के बाद में 1 की वैल्यू 5/2, तो 10b। ठीक है, जे इक्वल टू 2 लें, तो म्यू रोटेशनल आएगा म्यू नॉट प्लस माइनस 14b। तो यहाँ से एक चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा हमारे पास में मिलेगा, ये हमारे पास में सेंट्रल है म्यू नॉट, तो जो ये होगा 6b और ये होगा 6b। जो फर्स्ट स्टोक और एंटी स्टोक लाइन मिलेगी हमें, वो 6b डिस्टेंस पे मिलेगी। जो सेकंड मिलेगी वो सेंटर से 10b डिस्टेंस पे मिलेगी, ये 10b होगा और ये भी 10b होगा। तो इसका मतलब ये भी 10b होगा, इसका मतलब ये 4b डिस्टेंस होगी, ये भी 4b डिस्टेंस होगी। ठीक है, 4b, जो आगे वाले डिस्टेंस होगी वो 4b होगी सभी, ये भी 4b होगी, 4b होगी, बीच में सेंट्रल वाली 6b होगी। तो सेंट्रल का जो टोटल गैप होगा वो 12b होगा, म्यू नॉट माइनस 6b म्यू नॉट प्लस 6b, तो 12b टोटल गैप होगा। ठीक है, और बाद में जो गैप है वो 4b से इंक्रीज करता जाएगा। पहला गैप 6b होगा, फिर 4b होगा, फिर 4p होगा हमारे पास में। तो ये तुम्हें याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये याद रखोगे, बाकी PYQ क्वेश्चन कर लेना। अब इसमें PYQ क्वेश्चन में एक टॉपिक यहाँ पे और था, जब PYQ क्वेश्चन करोगे वहाँ एक टॉपिक तुम्हें मिलेगा कि कैसे पहचाने भाई IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रमन है या IR है। वो मैं क्वेश्चंस में करवा दूंगा तुम्हें, क्वेश्चंस में मैं बता दूंगा कि कैसे पहचाने। वो कुछ पूछ लिया जाता है, वैसे केमिस्ट्री का टॉपिक है, वो इतनी ज़्यादा डिटेल डेप्थ में नहीं जा सकते, अपने ग्रुप थ्योरी से अपने देखते हैं वो सारी चीज़ें, बट तुम्हारे लेवल पे जितना पूछा जा सकता है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, वो पूछेगा कि कौन सा IR एक्टिव है और कौन सा रमन एक्टिव है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वो मैं क्वेश्चन वाली वीडियो में ज़रूर करवाऊँगा ये क्वेश्चन, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, कौन सा रमन एक्टिव है, कौन सा IR एक्टिव है। IR मतलब वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशन। ठीक है, और रमन एक्टिव का मतलब है जो अपने रमन स्पेक्ट्रा हमने पढ़ा है उससे एसोसिएटेड। तो कौन सा मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होगा, कौन सा मॉलिक्यूल IR एक्टिव होगा, वो सारी चीज़ें अपने मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखे, मॉलिक्यूल के सिमेट्री को देख के अपने बता सकते हैं। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना उसमें हमें, और इतना ज़्यादा डिटेल में जा भी नहीं सकते क्योंकि कंप्लीट वो ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है जो अपने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हमें कुछ पॉइंट्स लिखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो मैं क्वेश्चन में लिखवा दूंगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए। सेंटर ऑफ इन्वर्जन, जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, इन्वर्जन सिमेट्री है या नहीं, उनके बेसिस पे अपने प्रेडिक्ट करते हैं उनको। ठीक है, तो ये हमारे पास में होगा। इसके बाद में हमारे पास में या तो मैं ये देखूंगा, या तो ये कर सकते हैं, एक दो टॉपिक जो बचे हुए हैं, एक तो फाइन स्ट्रक्चर, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर बचा हुआ है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, और एक टॉपिक और है हमारे पास में, ये भी चलो इसमें ही करवा दूंगा मैं, रमन और IR कैसे फाइंड करें, देखता हूँ कैसे प्रेडिक्ट करें। और कोई भी और टॉपिक भी बचा होगा कुछ
तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, छोटी वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, उसमें मैं करवा दूंगा वो। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें ये समझ में आई हो। अब मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं करवाया, लेकिन कवर मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने कर ली। ठीक है, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया मैंने, क्योंकि तुम्हें पता है मॉलिक्यूलर में आराम से 7-8 लेक्चर, 10 लेक्चर लग जाते हैं, और वो मैं सारी चीज़ें एक लेक्चर में करवा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली डिटेल में तो नहीं पढ़ाया, लेकिन फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट सब कुछ कवर कर लिया जो एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। बस ये चीज़ें तुम रिवाइज कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो आराम से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं होगी। हाँ, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उनको तो इशू होगा ही होगा, ये क्या चल रहा है उनको नहीं समझ में आएगा। जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो उनके लिए तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन वो भी इनको अच्छे से यदि सीख लें चीज़ों को और पीवाई की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, तो वो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके साथ में गेट की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वो भी ज्वाइन कर लो। गेट टेस्ट सीरीज, जो गेट टेस्ट सीरीज है उसका जो प्राइस है वो 5 दिसंबर के बाद में 499 हो जाएगा। अभी 399 उसका प्राइस है, तो वो भी ज्वाइन कर लो। और उसमें 7 फुल लेंथ टेस्ट है, और उसमें 7 फुल लेंथ के अलावा 9 पार्ट वाइज टेस्ट है, और 2 जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट है, और उन सभी के वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है हर एक क्वेश्चन का। टोटल 700-800 क्वेश्चन हैं पूरे टेस्ट में। 700-800 क्वेश्चन बहुत होते हैं फिजिक्स के, वो भी गेट लेवल के। ठीक है, और कोई भी पीवाई क्यू, ज़्यादातर पीवाई क्यू कोई भी रिपीट नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ही कम पीवाई क्यू रिपीट है ही नहीं, लगभग मिनिमम ही है एकदम। ठीक, सारे नए नए क्वेश्चन है, लगभग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और लेवल के क्वेश्चन है। मार्क्स बहुत कम आने वाले हैं उनमें, एग्जाम में टेस्ट देना बहुत स्टैंडर्ड की टेस्ट सीरीज है और रेलेवेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है। तो ये ज्वाइन कर लेना। बाकी कोर्स भी चल रहे हैं CSIR नेट गेट के। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट गेट के लिए, ठीक है, वो फुल लेंथ जो फुल कोर्स है वो 6 मंथ का, 12 मंथ का ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम पूरा बेसिक से डिटेल से पढ़ाया गया है। ठीक है, जिसमें मतलब सारे टॉपिक कवर किए गए, असाइनमेंट्स है, वीडियो सॉल्यूशन है, हर एक असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन है। जो कोर्स मैंने बनाया है CSIR नेट की बात करें, गेट की बात करें, उस कोर्स में जितने भी तुम्हें असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, जितने भी तुम्हें क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में यदि तुम्हें प्रॉब्लम आती है, वीडियो सॉल्यूशन तुम देख सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो, तुम्हें कुछ फ़ायदा हो रहा हो, तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी तुम्हें मिलते रहे। बाकी अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे जल्दी, बहुत जल्दी अपने कवर कर लेंगे। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स लगभग ख़त्म ही है, एक लेक्चर और आएगा, एक क्वेश्चन वाला बना देंगे, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स देखता हूँ 2 से 3 लेक्चर में न्यूक्लियर फिजिक्स पूरा कर दूंगा, एक लेक्चर क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।